आप लोगों को इसका आइडिया है कि इंटरनल मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं और हमारे पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं? ओके। आप लोगों को याद होगा हमने एक इनिशिएटिव लिया था रमज़ान में, रमज़ान कोडिंग नाइट्स का। तो उसमें हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते थे। डू यू रिमेम्बर? वो जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते थे, उन प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए हम ये काम करते थे कि हम डिफरेंट पैकेजेस यूज़ करते थे उसके अंदर, इफ़ यू रिमेम्बर। और उन पैकेजेस के अंदर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारे पास, वो एक कैलकुलेटर था जो हमने इंक्वायरर की मदद से बनाया था। तो हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया था अपने एप्लीकेशन के अंदर। याद है आप लोगों को? ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें हम कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में एक फोल्डर बनता था नोड मॉड्यूल्स के नाम से। तो नोड मॉड्यूल्स के नाम से जो फोल्डर आपके पास बनता था, वो हम उनको एक्सटर्नल मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं। राइट। हमने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया। अब इंटरनल मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? इंटरनल मॉड्यूल्स हमारे पास बेसिकली वो मॉड्यूल्स जो हम खुद अपने कोड लिख रहे हैं डिफरेंट फाइल्स के अंदर और यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट। अच्छा, इसकी एक बहुत एडवांस डेफिनेशन भी है, नेम स्पेसेस आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट आज वो टॉपिक हमारा नहीं है तो हम नेम स्पेसेस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम इसी पे रहेंगे कि हम इंटरनल एक्सटर्नल किस तरीके से करते हैं कोड को। हमारा प्राइमरी फोकस आज का होगा कि हम इंटरनल मॉड्यूल्स पे काम करेंगे, और इंटरनल मॉड्यूल्स पे काम करते हुए हम डिफरेंट फाइल्स में उनको मैनेज करेंगे। डज इट मेक सेंस? फॉर एग्जाम्पल, जी मैं चैट पढ़ रहा हूँ इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर हम कोई फाइल में काम करने वाले हैं और लिखने वाले हैं, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो हमारे पास इंटरनल कोड है और हम उसको इंटरनल मॉड्यूल बना सकते हैं। इंटरनल का मतलब ये है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर ही हमने उसको बनाया और यूज़ करेंगे। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि हमने बाहर से कोई चीज़ अपने सिस्टम में इंपोर्ट की या इंस्टॉल की, और उसके बाद हम उसकी फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं। बाहर से मुराद ये कि किसी का दूसरा कोड हो सकता है, कोई पैकेज हो सकता है, कोई दूसरी फाइल हो सकती है, एनीथिंग। ओके, अमेजिंग। तो उससे पहले हम आज का हमारा टारगेट क्या है कि आज जब हम मॉड्यूल्स को पढ़ेंगे, तो मॉड्यूल्स पढ़ते हुए आज हमारे पास एरेज भी क्लियर हो जाएंगे। आज हमारे पास थोड़े से इंटरफेस भी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास आज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे हमारे पास। और हम आज एरे एरे के कुछ मेथड्स हैं वो भी आज यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर लेंगे। इनको हम यूज़ करते हुए एक छोटी सी एक फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड। और वो फंक्शनलिटी कुछ इस तरह की होगी कि हम सबसे पहले स्टूडेंट का डेटा बनाएंगे, और डेटा बनाने के बाद हम उस पर यूज़ करेंगे तमाम चीज़ें। ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने मॉड्यूल से रखा है। नोट्स डॉट टी एक्स टी मैंने आप लोगों के लिए बना दी थी एक फाइल पहले से। इसके बाद मेरे पास एक फाइल मौजूद है इंडेक्स डॉट टी एस के नाम से, जो एक ब्लैंक फाइल है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास पहला टास्क क्या है? ये हमारा पहला टास्क, क्रिएट स्टूडेंट डेटा। ठीक है। क्रिएट स्टूडेंट डेटा। हमें स्टूडेंट का डेटा बनाना है। क्या, तो किस तरीके से हम डेटा बनाएंगे? हम डेटा बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें। अच्छा, तो डेटा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि एक स्टूडेंट होता है और उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसकी एंट्री टेस्ट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और इसके अलावा वो ऑन साइट अलाउड है या नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हम डेटा इस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इतना सारा जब हमारे पास डेटा होता है, तो हम उसके लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, या कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? अमेजिंग। हम जो डेटा यूज़ करेंगे, डेटा टाइप या स्ट्रक्चर इस वक्त यूज़ करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक करेक्ट वर्ड है। हम जो यूज़ करेंगे वो होगा इस वक्त हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, राइट।
तो मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब स्टूडेंट के पास हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट नेम हो सकता है, राइट। मैं डाल दूँ मोहम्मद। तो हमारे पास स्टूडेंट का लास्ट नेम हो सकता है। अब मैं डाल देता हूँ असामा। ठीक है। हमारे पास उसका रोल नंबर हो सकता है। ठीक है। तो हम रोल नंबर की सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जांपल 2001, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे रोल नंबर की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 2001 से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास ईमेल हो सकती है। तो ईमेल में डाल देते हैं हम फॉर एग्जांपल ABC, फॉर एग्जांपल osama@s.com, राइट। फिर हमारे पास क्या डेटा हो सकता है इसके अलावा, हमारे पास ईमेल। अच्छा, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो इस वक्त ऑन साइट के स्टूडेंट्स हैं, और वो ऑन साइट आके क्लास लेते थे, तो हम एक की रख सकते हैं, इज़ ऑन साइट अलाउड। ठीक है। तो जब इज़ ऑन साइट हम अलाउड करेंगे इसको, हम इसके लिए यूज़ करेंगे बुलियन, राइट। ये ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू का मतलब है कि ऑन साइट अलाउड है, और फॉल्स का मतलब है कि ऑन साइट अलाउड नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ गई, रोल नंबर आ गया, डेटा आ गया। सेकंड थिंग इज हमारे पास क्या होना चाहिए कि एंट्री टेस्ट की भी हम इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल हम कंक्लूड करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट की एक की बनाएंगे, उसके अगेंस्ट में हम एक और ऑब्जेक्ट खोल लेंगे, राइट। अब एंट्री टेस्ट का डेटा भी हमारे पास उस स्टूडेंट का मौजूद है, फॉर एग्जांपल इज पास्ट। ठीक है। इस पास्ट का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ने एंट्री टेस्ट पास किया है या नहीं किया है, करेक्ट। और ऑब्टेन मार्क्स, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल 80। और फिर हम लास्ट में एक चीज़ रखेंगे, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल 100 थे हमारे पास। डज इट मेक सेंस? परसेंटेज भी रख सकते हैं एग्जैक्टली, बट हम इसको बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट रखेंगे। और इसके अलावा हम रोल नंबर के साथ साथ एक यूज़र की आईडी भी रख सकते हैं, जो होगी आईडी होगी फॉर एग्जांपल 1। ठीक है। मेक सेंस? ये एक छोटा सा एक डेटा है किसी भी स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल हम जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरीके से डेटाबेस में हमारे पास डेटा सेव होता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक चैलेंज है। जी, हम एज भी रख सकते हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हम रख सकते हैं, इसमें एड्रेस भी रख सकते हैं, इसमें मल्टीपल एड्रेसेस का एरे भी आ सकता है। बट हम इसको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक जो आज की हमारी क्लास है वो है मॉड्यूल्स पे, हमने मॉड्यूल्स को अचीव करना है। हम डेटा सेट को यूज़ करते हुए मॉड्यूल्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है हमारे पास कि ये तो एक स्टूडेंट का डेटा है, अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा रखना हो, फॉर एग्जांपल मुझे कोई 10 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, तो उसके लिए मेरे पास बेहतरीन स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं एरो ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ कहते हैं टाइप बना के, कुछ कह रहे हैं इनम। बेसिकली जब हमारे पास एक जैसा रिपीटेटिव डेटा होता है, मल्टीपल टाइम्स हमने उसको एक्सेस करना होता है, तो हम उसका लिए यूज़ करते हैं एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हमें एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रखने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट का हो गया, मैं दोबारा फिर कॉपी करूँगा, स्टूडेंट 2 करूँगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट 3 का डेटा कॉपी करूँगा, 4 का कॉपी करूँगा, तो मेरे पास 10 मल्टीपल वेरिएबल्स हो जाएंगे, राइट। हम ये काम नहीं करते। हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को किस फॉर्म में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ताकि हाँ, एक एरे के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास मौजूद होगा, उसको एक्सेस करने में भी हमारे पास आसानी होगी। मेक सेंस? सर अमीन, आप मुस्कुरा रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप म्यूट है सर अमीन। अच्छा चलें, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोबारा।
तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स का किस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है हमारे पास कि हम इसको सिंपली एरे में पुट कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे पास एक जीरो एलिमेंट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। राइट। मेक सेंस। अच्छा, मैं इस कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है। तो ये मेरे पास एक एरे है। ठीक है। और एक एरे के अंदर एक जीरो इंडेक्स पे एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एक स्टूडेंट का। हमें 10 स्टूडेंट्स का डेटा बनाना है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? हम किस तरीके से बनाएंगे, एक स्टूडेंट को हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। राइट। और हम फॉर एग्जांपल इसकी आईडी 2 कर देते हैं। और इसके अलावा हम ले देते हैं फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली। ठीक है। बल्कि हम इसको नेम दे देते हैं अली खान। जल्दी से मुझे 10 नाम बता दें ताकि मैं उस हिसाब से उनके नाम लिख लूँ। ठीक है। रोल रोल नंबर होगा 2002 फॉर एग्जांपल। और हम डेटा बनाएंगे ali@टेस्ट.com। ठीक है। ऑन साइड अलाउड थे अली? नहीं, ऑन साइड अलाउड नहीं थे। फॉल्स कर देते हैं हम इसको। टेस्ट इन्होंने पास किया था? नहीं, टेस्ट इन्होंने पास नहीं किया था। इन्होंने मार्क्स लिए फॉर एग्जांपल 65। राइट। मेक सेंस। इस तरीके से हम दोबारा डेटा कॉपी करते हैं, हम 10 टाइम्स डेटा कॉपी करेंगे। ठीक है। ये हमारा तीसरे लेवल का डेटा है। तो हम इसको थर्ड रखते हैं। ठीक है। हम इसमें नाम देते हैं फॉर एग्जांपल सुमैया। और सुमैया खान फॉर एग्जांपल 2003। ये रोल नंबर हो गया, आईडी 3 हो गई। हम ईमेल देंगे sumayya@टेस्ट.com। ऑन साइड अलाउड थी ये? यस। ट्रू करेंगे हम इसके लिए। और एंट्री टेस्ट इन्होंने पास कर लिया, फॉर एग्जांपल ट्रू कर देंगे हम इसको। इन्होंने मार्क्स लिए 85। हम्म। फिर हम दोबारा डेटा बनाएंगे फोर्थ। फोर्थ पे हम लेते हैं, अब पूरे पूरे नाम बताएं मुझे आप लोग, कंप्लीट ना। हरीसा सईद। ठीक है। हरीसा सईद। ठीक है। और रोल नंबर इनका 2003 था, तो इनका रोल नंबर 2004 होगा। सीरीज एक रोल नंबर की। आईडी भी इनकी 4 होगी। और ये ऑन साइड अलाउड थी, ट्रू था। और उसके साथ एंट्री टेस्ट इन्होंने पास किया। यस। मार्क्स इनके हम लिख देते हैं, यस कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्टेन मार्क्स इनके थे 90। मेक सेंस। माजा था। ठीक है। माज, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपका नाम सेलेक्ट कर लिया है। और इसमें यहाँ पे मैं आपका नाम ऐड कर देता हूँ। अब मुस्कुरा दें चैट पे आप, इतनी देर से आप रो रहे थे। 5। ठीक है। और 2005। अच्छा, यहाँ पे ईमेल चेंज नहीं हुई थी, ऊपर मैं चेंज कर देता हूँ, हरीसा। ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ मास। ये अच्छा मास, हम आपके साथ एक थोड़ा सा ये करेंगे कि हम आपको ऑन साइड अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम आपको ऑन साइड फॉल्स कर देते हैं और आपको फेल कर देते हैं। ठीक है। अब आपका नाम सेलेक्ट कर लिया तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और इस टेस्ट पास है, हम करेंगे फॉर एग्जांपल फॉल्स। क्या कहते हैं, 10 तक जाएं हम पूरा सैयदा फातिमा, या हम 6 स्टूडेंट्स का डेटा रखें बहुत है? तो हम रखेंगे सैयदा। हम रखेंगे ट्रू 2006। ठीक है। और हम रखेंगे इस पास ट्रू। और मार्क्स इन्होंने लिए 95। दुल्हादी ईशा दिल। ठीक है। डेटा सेट बनाने में हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों के सामने ही बनाना चाहता था ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए कि सर किस तरीके से डेटा सेट किया। मेरे पास बना रखा था पहले से, बट मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, इसलिए 7। 7 पे हम आईडी भी 2 था, रोल नंबर भी ऐसे कर देते हैं। और अच्छा, अब जो लास्ट 3 नेम होंगे वो बॉयज़ के होंगे। ठीक है। और
ईशा रखते हैं। ईशा को भी हम करा देते हैं फॉल्स। ऑन साइट नहीं है अलाउड, या फॉल्स। ठीक है। ईशा के नंबर तो अच्छे आए थे, फॉर एग्जाम्पल इनके नंबर आए थे 80, बट फॉर सम रीजन इन्होंने खुद डिक्लाइन कर दिया कि मैं ऑन साइट नहीं आना चाहती, मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है। और इस पास्ट को हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रू। 8 मोहम्मद मुनीब। ठीक है। 8 आईडी हो गई हमारे पास। मोहम्मद मुनीब। ठीक है। और 2008। हम मुनीब के नाम से बना देते हैं आईडी। और ट्रू कर देते हैं इनको। इनके नंबर आए थे 83। और ऑन साइड आउट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 डेटा और रह गए, हम बना देते हैं बस फटाफट। और फिर मैं आपको वो मॉड्यूल्स की तरफ लेके चलूँगा आहिस्ता आहिस्ता। ID 9। नाम बताएं, जुहेब, जावेद। अच्छा, मेरे पास चैट बहुत फ्रिक्वेंटली ऊपर जा रही है, तो मेरे पास जो भी नज़र आता है रन टाइम पे मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। आपके नंबर हैं 88। राइट। और फिर हमारे पास आखिरी डेटा। अच्छा सर, हम इसको ऐसे बैलेंस कर लें क्योंकि हमारे पास और भी टीम मेंबर हैं। तो वो लोग चैट देख लेंगे। जैसे ताहा है, हाँ अमजद है, आयशा है, और आप जब अपना टॉपिक एंड करें तो आप उनसे पूछें कि सवाल क्या है, वो खुद ही सवाल नोट कर लेंगे क्योंकि चैट आपके पास इतनी स्पीड में जा रही है, हो सकता है क्वेश्चन कुछ रह जाए। और आपका हाँ वहाँ पर बिल्कुल। फोकस रहेगा, फिर टॉपिक और फोकस आपका डिवाइड होता रहेगा क्योंकि हमारे टीम मेंबर हैं काफ़ी। तो वो क्वेश्चंस को नोट करते रहेंगे, जब आपका क्वेश्चन आपका टॉपिक कंप्लीट होता है आप उनसे पूछें सवाल क्या है, वो आपको बता देंगे 4 सवाल आए हैं या 3 सवाल आए दैट्स करेक्ट, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है। हैं। तो आप अपनी चैट फिर बंद कर लें ताकि मैं जितने भी चैट लोग बना हैं रहा हूँ। वो मैसेज अगर कर रहे हैं किन किन को करना है। हमारे पास आयशा सिद्दीका, हमारे पास टीम मेंबर है, हमारी फैकल्टी मेंबर अमजद है, ताहिर, ये 3 टीम मेंबर अभी मौजूद हैं। और कोई है तो हैंड रेस करके मुझे बता दें, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो आप इन तीनों को पर्सनल मैसेज करेंगे तो उनके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। फिर जब क्वेश्चन पहुंच जाएगा, सर अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे सर का टॉपिक कंप्लीट होगा, सर अपनी टीम मेंबर से पूछेंगे सवालात क्या क्या हैं, तो टीम मेंबर खुद ही उनमें से शफल करके देख के कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है पूछने वाला है वो रिपीट करेंगे, फिर सर उसका जवाब दे अब है। देंगे। ओके। 78 फाइन। तो इस वक्त हमारे पास डेटा सेट एक मौजूद है जिसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। अब हमारे पास क्या है, एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो अभी आप मुझे एक बात बताएं, ये तो जावास्क्रिप्ट में हम नॉर्मल काम करते हैं, वो हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें इसको काम करना है कि हमें इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो हम किस तरीके से इसकी टाइप डिफाइन करेंगे? टाइप डिफाइन करने के लिए हमें इसको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। आपने इंटरफेस पढ़ा हुआ क्लास में। हम इस इंटरफेस बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट का इंटरफेस बनाते हैं। और स्टूडेंट का इंटरफेस बनाने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ रखेंगे? आईडी है। आईडी की टाइप क्या है? नंबर है। सेकंड हमारे पास क्या है? फर्स्ट नेम है। वो हमारे पास स्ट्रिंग है। हमारे पास सेकंड लास्ट नेम है। वो भी हमारे पास स्ट्रिंग है। फिर हमारे पास एक रोल नंबर है। वो भी हमारे पास टाइप क्या है? उसकी नंबर है। राइट। फिर हमारे पास ईमेल है। ईमेल की हमारे पास टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। देन हमारे पास इज ऑन साइट अलाउड। ऑन साइट हमारे पास बूलियन है। ठीक है। ऑन साइट अलाउड हो गया, हमारे पास बूलियन हो गई। फिर हम एक और इंटरफेस बना लेते हैं। और वो इंटरफेस हमारे पास होगा, यहाँ हम ऊपर बना लेते हैं। वो हमारे पास होगा एंट्री टेस्ट का। ठीक है। एंट्री टेस्ट का एक इंटरफेस बना लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या है? एंट्री टेस्ट में हमारे पास 3 चीज़ें। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सर थोड़ा और जूम हो सकता है, आई थिंक स्टूडेंट की क्यूरी है। ठीक है, अब सही है। एक और कर दें। ये बहुत ज़्यादा हो आपकी जाएगा, मुझे क्यूरी समझ बड़ा में हो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाएगा। ठीक है। तो हमने साथ में इंटरफेस भी बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस एंट्री टेस्ट में हम यहाँ पे
एंट्री टेस्ट पास कर देंगे। क्योंकि ये स्टूडेंट्स का एरे है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे कि एरे है। मेक सेंस। अब हमारे पास टाइप सेफ हो गया, ये हमारे पास डेटा सेफ है बिल्कुल। यहाँ से हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे कोलेप्स कर देता हूँ। ठीक है, फाइन, मेक सेंस। ये मेरे पास इंटरफेस है, मैं इसको भी कोलेप्स कर देता हूँ, ये मैं इसको भी कोलेप्स करता हूँ। अभी तक जो हमने कोड लिखा है वो तकरीबन तकरीबन हमारा तकरीबन में 150 लाइन्स का कोड जो है हमारे पास इस वक्त बन चुका है। मेक सेंस। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये है कि गेट ऑल स्टूडेंट्स लिस्ट। हमें तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, तो हम किस तरीके से हासिल करेंगे। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और वो फंक्शन हमें क्या करेगा कि हमें ऑल स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे और वो एरो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट्स। मेक सेंस। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड काम क्या है कि गेट ऑन साइड स्टूडेंट लिस्ट। अब हमारे पास ये टास्क है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स के डेटा चाहिए जो ऑन साइड अलाउड है हमारे पास। ठीक है, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स हमने फंक्शन का नाम दिया, हमने फिर एक एरो फंक्शन बनाया। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरे का कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। हम इसके लिए एक फ़िल्टर मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड बेसिकली क्या काम करेगा आपका, वो आपको ये बताएगा कि फ़िल्टर मेथड ये काम करता है कि वो एरे में जाता है, एक कॉल बैक रिसीव करता है और वो आपको रिटर्न करता है वो वैल्यूज़ जो ट्रू होती हैं आपकी एक कॉल बैक की कंडीशन के अंदर ट्रू कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर में यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन पास करने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आएगा, हमारे पास हर इटरेशन में यहाँ पे एक स्टूडेंट मौजूद होगा। कैसे होगा, ये मैं थोड़ी देर में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब होगा क्या, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट फिल्टर हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है ये हमने मेथड एरे का, ये मेथड ये काम करेगा बेसिकली कि आपकी जो एरे है पूरी, इसमें आइट्रेशन करेगा और हर आइट्रेशन पे ये जो कॉल बैक फंक्शन हमने पास किया है, इसका पैरामीटर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, ये वाला। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये पूरा एक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 10 टाइम्स ये काम करेगा, राइट। और जब ये 10 टाइम्स ये वाला काम करेगा तो हर बार स्टूडेंट में आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा स्टूडेंट का। हमने यहाँ पे क्या चेक करवाना है, हमने यहाँ पे चेक करवाना है कि अगर स्टूडेंट डॉट इज ऑन साइड अलाउड इक्वल्स टू ट्रू है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है क्या काम करता है, इसमें हमें सिर्फ कंडीशन चेक करवानी होती है कि जिस भी आइट्रेशन पे ये ट्रू रिटर्न करेगा वो वाला ऑब्जेक्ट ये हमें रिटर्न कर देगा एरे के अंदर, एक नई एरे हमें बना के रिटर्न कर देगा। वो तमाम स्टूडेंट्स की जो इस वक्त हमारे पास ऑन साइड अवेलेबल हैं, जो इज ऑन साइड अलाउड है ट्रू। बट द हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको, कि हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट इज ऑन साइड अलाउड इज इक्वल्स टू ट्रू करने के बजाय हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं इज ऑन साइड अलाउड। इज ऑन साइड अलाउड इटसेल्फ खुद एक बूलियन की है, अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तो इट मीन्स वो ट्रू कंसिडर करेगा, वरना वो फॉल्स कंसिडर करेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट को। ठीक है, अब ये कोड मैं आपको चला के दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कोड सही था या नहीं था। गेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑन साइड स्टूडेंट्स का एक हम वेरिएबल बनाते हैं, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स, और मैं इसको कंसोल लॉग करवा देता हूँ। सिंपल। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको टी एस सी इंडेक्स डॉट टी एस नोड इंडेक्स डॉट जे एस। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया आप देख लीजिएगा यहाँ पे। 8 है, 6 है, 4 है, 3 है, 1। आपने देखा बहुत सारे डेटा हमारे पास इसमें से स्किप हो गया। 1 आया, हमारे पास 3 आया, हमारे पास 4 आया, हमारे पास 6 आया,
हमारे पास 8 आया, 9 आया और 10 आया। लेकिन आप लोग मुझसे यहाँ पे सवाल ये कर सकते हैं कि सर ये तो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक छोटा से फंक्शनलिटीज़ बना रहे हैं, यूटिलिटी फंक्शंस बना रहे हैं जो हमें डेटा सेट पे डिफरेंट तरीके से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप दिखा रहे हैं। बट सर इसका मॉड्यूल्स से क्या ताल्लुक है? डज इट मेक सेंस? हम इसका मॉड्यूल से क्या ताल्लुक है सर? मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बताई थी कि हमारे पास दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। हम जो काम कर रहे हैं वो इंटरनल मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पूरी फाइल को देखें तो इस पूरी फाइल में मेरे पास कितना इस वक्त डेटा इस वक्त अवेलेबल मौजूद है? मेरे पास तकरीबन 163 लाइंस ऑफ कोड का इस वक्त डेटा मौजूद है। मैं चाहूँ तो ये तमाम फंक्शनलिटी जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, गेट एंट्री, टेस्ट पास, लिस्ट, गेट स्टूडेंट डेटा, चेक स्टूडेंट इज ऑन साइड अलाउड, ये तमाम चीज़ें मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ कि इस एक ही फाइल में बना सकता हूँ। और ये मेरे पास डेटा जाते जाते तकरीबन कोई 250 से 300 लाइन का कोड हो जाएगा कंप्लीट। क्या होगा इससे? एक नुकसान वो ये होगा कि ये कोड काफ़ी मैसी है। एक ही फाइल में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, एक ही फाइल में हमारे पास इंटरफेस मौजूद है। ये रहा हमारे पास इंटरफेसेस, हमारे पास एक ही फाइल में मौजूद हैं। हमारे पास एक ही फाइल में स्टूडेंट का डेटा मौजूद है। हमारे पास एक ही फाइल में वो तमाम फंक्शंस मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स का हमें मल्टीपल डेटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं मल्टीपल फिल्ट्रेशन के ऊपर। लेट सपोज कि ये स्टूडेंट्स का डेटा हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे पास कोई टास्क होते हैं हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते तो उनका डेटा भी यहाँ पे आता, हमारे पास यहाँ पे उनका कोड भी आता। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता इस कोड को देखना, पढ़ना और समझना। इसी वजह से हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं और हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। मॉड्यूल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली दो तीन काम करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल बनाने के लिए हमें एक और फाइल चाहिए होगी। ठीक है, हम फाइल बना देते हैं डेटा, डेटा डॉट टी एस के नाम से। फॉर एग्जाम्पल एक फाइल बनाते हैं हम डेटा डॉट टी एस के नाम से। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारे पास डेटा यहाँ पे अवेलेबल मौजूद था, ये रहा, ये तमाम डेटा हम यहाँ से उठाते हैं। और ये डेटा उठा के यहाँ से हम क्या काम करते हैं? यहाँ से उठा के हम डेटा यहाँ पे रख देते हैं इस फाइल के अंदर। डेटा की फाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास हर डेटा मौजूद है। मेक सेंस? ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं और दूसरी फाइल का नाम होगा हमारे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट डॉट टी एस। अब ये जो स्टूडेंट डॉट टी एस की हमारे पास फाइल है, इसमें हम क्या करेंगे? जो स्टूडेंट्स के हमने जितने भी फंक्शंस बनाए थे वो ये रहे। ठीक है, मैं कंसोल लॉग को रिमूव कर देता हूँ, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बेसिकली जूम इन बहुत ज़्यादा है तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे फंक्शंस हैं, मैं इनको यहाँ से रख देता हूँ उठा के। ठीक है, और स्टूडेंट्स के जितने भी हमारे डेटा स्टूडेंट डॉट टी एस फाइल में यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको उठा के रख देता हूँ। मेक सेंस? ये मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, दो फाइल्स हो गई हमारे पास। अब हम क्या करें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंडेक्स मैन की फाइल है और हमारे पास डेटा डॉट टी एस की फाइल है, हमारे पास स्टूडेंट डॉट टी एस की फाइल है। बट इन सबको हम कनेक्ट कैसे करें? ऐसा क्या करें कि हम तमाम फाइल्स को आपस में कनेक्ट कर लें और डेटा भी हमारा शेयर हो जाए? यहाँ पे मैं इस वक्त क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वेलकम। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जी मिस आशा, सर अमजद सर, तव्हां कोई क्वेश्चंस हैं? जी मिस आशा। चलिए, जब तक जो हैंडल्स हुए हैं उसको हम ले लेते हैं। वानिया शाह से हम पूछते हैं। अनम्यूट मैंने करा वानिया शाह को। जी मिस वानिया शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम जी, बिल्कुल। यस, आपकी आवाज़ आ रही है। सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइल्स वगैरह बन गई हैं तो समझ नहीं आ रहा है। क्या कन्फ्यूजन है ये बताइए। हमने तो सारे स्टूडेंट का डेटा बनाया है, उसके बाद हमने फिर जो आपने कॉल बैक फंक्शन किया ना सर, वो समझ नहीं आया। आपने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप क्या आपने फिल्टर और ये मेथड्स वगैरह पढ़े हैं पहले? जी जी। जावा, तो ठीक है, फिल्टर मेथड जावास्क्रिप्ट का बेसिकली ये काम करता है कि आप एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं। इस कॉलबैक फंक्शन का काम ये होता है कि ये एक पैरामीटर रिसीव करता है। इस पैरामीटर में आपको स्टूडेंट मिलता है, बेसिकली रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट बन जाता है।
और इसमें हम चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एक नए एरे हमें रिटर्न करता है जितनी भी कंडीशंस ट्रू होती हैं। तो यहाँ पे हम ये चेक करें कि स्टूडेंट इज ऑन साइट अलाउड है, ट्रू है, तो वो तमाम हमें रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दो, एक नई एरे रिटर्न कर दो जितने भी स्टूडेंट्स ऑन साइट अलाउड है हमें। मेक सेंस? और जो सर ऊपर वाला कॉल बैक है, इसमें जितने भी स्टूडेंट का डेटा है वो सब आएगा? ये कॉल बैक नहीं है, ये एक एरो नहीं नहीं, फंक्शन ऊपर है। वाला गेट गेट ऑल स्टूडेंट वाला। जी, ये एक एरो फंक्शन है, कॉल बैक नहीं है। अच्छा आई अच्छा। होप कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने कॉल बैक एरो फंक्शन पढ़ा होगा। हम दो तरीके से फंक्शंस बनाते हैं, एक रेगुलर फंक्शन होता है जो हम फंक्शन के कीवर्ड से बनाते हैं, ये हम्म। वाला फंक्शन के कीवर्ड से, गेट डेटा फॉर एग्जांपल, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न डेटा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये एक रेगुलर फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास फंक्शन बनाने का क्या होता है, हम एरो फंक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। आई होप कि हम सब ने एरो फंक्शंस पढ़े हुए हैं। जी जी। थैंक यू दिस मेक सर। सेंस? इसमें जी। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कीजिए कि ये कॉल बैक नहीं है। ठीक है, कॉल बैक ये है जब हम किसी फंक्शन में एज अ पैरामीटर कोई दूसरा फंक्शन पास करते हैं तो वो कॉल बैक कहलाता है। जी जी। राइट? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप जो फाइल ट्रांसफर की बात कर रहे थे उसमें ये है कि हम इंपोर्ट का वर्ड यूज करेंगे हमारे, और जब जो हम फाइल ट्रांसफर करेंगे वहां पर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम वर्ड यूज करेंगे जो हमारी फाइल को ट्रांसफर करेगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। हम्म। सर क्वेश्चन ये था, ये जो आपने जो इसके अंदर फिल्टर लगाया है और हम्म। ऑब्जेक्ट बनाया है ये फिल्टर के साथ, तो सर ये हम हम्म। डायरेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि कंसोल में जाके? है तो वो वाला ऑब्जेक्ट एक नए एरे में डाल के रिटर्न कर दो, वरना वो रिटर्न नहीं करो। मेक ओके, सेंस? थैंक यू। अमेजिंग। ठीक है सर अमीन, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अच्छा, अब जो हमने डेटा बनाया है हम इन फाइल्स को कनेक्ट कैसे करें, दिस इज़ द मेन रीज़न। अब स्टूडेंट्स का जो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं, यूटिलिटी फंक्शन हम इनको कह सकते हैं, वो स्टूडेंट्स में मौजूद है। हमारे पास डेटा जो है वो डेटा में मौजूद है, हमारे पास इंडेक्स डॉट टीएस में यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। और ये हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंटरफेस के नाम से भी एक फाइल बना सकते हैं, वो हम बाद में बना लेंगे, चलो बल्कि हम बना ही लेते हैं। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। हेलो। हेलो। आई थिंक किसी के बाय मिस्टेक माई बी। ओके, ओके नो दैट्स सर। फाइन। तो हमारे पास एक इंटरफेस यहाँ पे मौजूद थे, ये इंटरफेसेस भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली मैंने इनको कोलैप्स किया हुआ था, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं हो। मैं इनको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से मैं इंटरफेसेस डॉट टी एस में उठा के रख देता हूँ, दैट्स फाइन। मेक सेंस? अब हम इनको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कनेक्ट करने के लिए मैं दोबारा नोट्स के ऊपर आ जाता हूँ, ये 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ। हम बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। राइट? अब इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है? आप सब लोग कराची से हैं मोस्टली, तो आपने कराची पोर्ट तो देखी होगी। कराची पोर्ट में क्या होता है बेसिकली कि आपने देखा होगा जब पहले नेटिव जेटी का जो ब्रिज था, वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं बनी हुई थी, तो वहाँ पे शिप्स जो हैं वो बर्थ होते थे। बेसिकली बर्थ होने का मतलब ये है कि शिप्स जो हैं वो डॉक पे आके लगते थे जहाँ से कंटेनर्स आते थे। अब फॉर एग्जांपल एक शिप आपके पास कंटेनर्स लेकर आ रहा है, तो आप उस कंटेनर्स में से उस शिप पे से कंटेनर्स अपने पोर्ट पे उतार रहे हैं, तो वो हम क्या करते थे भाई, वो हमने इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, अपने मुल्क में लेकर आए हैं हम। और फॉर एग्जांपल के हमारे यहाँ चावल बहुत अच्छा उगता है, हमारे यहाँ गंदम बहुत अच्छी उगती है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसी पोर्ट पे हम क्या करते थे कि हम अपने कंटेनर्स उठा के दोबारा शिप पे रख देते थे, तो हम उसको क्या कहते थे कि ये चीज़ हमने एक्सपोर्ट कर दी। मेक सेंस? तो हमने क्या किया, कुछ कुछ कंटेनर्स इंपोर्ट किए, कुछ कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए। अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट की, तो इसमें भी हमारे पास ऐसा ही है कि हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं। हमने डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट काम करने होते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं। डज इट मेक सेंस? तो जब हमें एक्सपोर्ट करनी होती है तो हमारे पास एक्सपोर्ट भी दो तीन तरह की होती है। हमारे पास एक नेम्ड एक्सपोर्ट होती है, एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होती है, एक हमारे पास नेम्ड इंपोर्ट होती है, फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होती है, फिर हमारे पास इंपोर्ट एज एलियस होती है, इंपोर्ट ऑल होता है। ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होती हैं, इनकी बेसिस पे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो अभी आप कुछ देर में सिंटेक्स देखने वाले हैं, ये वो सिंटेक्स है जो ES6 से आया। ES6 के बारे में आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ECMAScript 6, एडवांस जावास्क्रिप्ट, जावा ही, और ES2015 भी हम उसको कहते हैं। उससे पहले हमारे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं था जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में। तो ES2015 के बाद से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जब आप प्रोफेशनल कोडिंग में जाएंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट मिल जाए जो बेचारा 10 साल 15 साल पुराना हो और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ ना हो रहा हो। लेकिन जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जो बन रहे हैं वो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं, वो लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। तो हम जो कोड आज एक्सप्लोर करेंगे वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेटेस्ट एडवांस जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो स्टूडेंट का डेटा है हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? ये हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, हम इसको इस फाइल से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम इस फाइल को ऐसे स्टूडेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, इटसेल्फ एक मॉड्यूल बन जाएगा। मेक सेंस? कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जांपल हम इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम इसको करना चाहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स का डेटा हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। किस नाम से? अच्छा, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, हमारे पास स्टूडेंट्स का एरे है। ठीक है, स्टूडेंट्स का एरे है हमारे पास, मल्टीपल स्टूडेंट्स है ना, तो ये सेंस अच्छा बनाएगा। अब सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम स्टूडेंट। हमने क्या काम किया कि अभी इस फाइल से स्टूडेंट को एक्सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन हमने एक्सपोर्ट कौन सा किया है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर कनेक्टेड, तो आपको समझ में आ जाएगा नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हम कब करते हैं। सेकंड थिंग इज कि हमारे पास एक और चीज़ भी है कि हमने अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स है, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। हम यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करना है? स्टूडेंट्स की एक फाइल मौजूद है, हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कीवर्ड होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखेंगे आप, जिस नाम से भी आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे केस में स्टूडेंट्स है, हम स्टूडेंट्स का डेटा इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस की वजह से तमाम चीज़ें खुद ब खुद आ गई, मैं दोबारा इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। इंपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब ये है, अच्छा ये जो है बेसिकली यहाँ पे आप नाम देते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल, कि ये उस फाइल से जो भी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आके सेव होगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज के फ्रॉम। फ्रॉम मतलब आप कहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम बताएंगे। यहाँ पे हम डबल कोट लगा लें, सिंगल कोट लगा लें, डॉट फॉरवर्ड स्लैश। डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है, डॉट मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरी करंट डायरेक्टरी इस वक्त क्या है? एक मॉड्यूल्स, ठीक है, फोल्डर है, स्टूडेंट्स की फाइल में एग्जिस्ट करती है। आप ये काम करें कि डॉट फॉरवर्ड स्लैश करंट डायरेक्टरी के अंदर ही डेटा से, डेटा की जो फाइल है यहाँ से स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ स्टूडेंट से, क्योंकि अब हमारा नाम ये स्टूडेंट्स हो गया। मेक सेंस? ठीक है, नाउ द थिंग इज के ये तो हो गया हमारे पास। सेकेंड थिंग इज के हमें ये जो फंक्शंस बने हुए हैं, हमारे पास गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स, गेट ऑल स्टूडेंट्स, हमें ये भी एक्सपोर्ट करवाना है। तो हम ये किस तरीके से एक्सपोर्ट करवा सकते हैं? ये हम एक्सपोर्ट किस तरीके से करवा सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी के साथ हम यहाँ पे नाम से पहले लगा सकते हैं एक्सपोर्ट।
अब जो मैं एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहा हूँ ये नेम्ड एक्सपोर्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाता हूँ क्या है ये। मैंने एक्सपोर्ट लिखा शुरू में कीवर्ड, और इसके साथ भी लाइन नंबर 8 पे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा। अब क्या हुआ, ये जो दो फंक्शंस मेरे पास मौजूद थे, गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स, ये दोनों एक्सपोर्ट होगा इस फाइल से। अब मैं इनको यूज भी कर सकता हूँ। सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि सर एक जगह पे आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया और एक जगह पे आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मिस आशा, सर अमजद एंड सर ताहा, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अभी तक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन था। कि हम एक मॉड्यूल्स की क्वेश्चन फाइल था कि सर ये मल्टीपल अलग। टाइम्स यूज कर सकते हैं, अच्छा, ये है। आवाज मेरे ख्याल से डबल हो रही है। सर अमजद, आपके पास से डबल आवाज आ रही है। जी सर ताहा। एक क्वेश्चन आया है कि हम जो मॉड्यूल्स की फाइल है, जो मॉड्यूल्स का आ रहा है, तो एक से ज्यादा फाइल में हम यूज कर सकते हैं। या दैट्स करेक्ट। मॉड्यूल्स बनाने का हमें फ़ायदा यही है कि हम एक से ज़्यादा फाइल्स में एक से ज़्यादा मरतबा जहाँ हमें नीड है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है, मिस आशा, आपके पास है कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन ओपन भी ले लेते हैं। अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब जी। जी जी अब्दुल अस्सलाम हसीब। वालेकुम। मैंने पूछा वालेकुम था कि अस्सलाम। ये इंपोर्ट करते हुए एक्सप्लिसिट एक्सटेंशन नहीं देनी पड़ेगी इसमें, फाइल नहीं, ज़रूरत नहीं फाइल है, की। टाइपस्क्रिप्ट इसको अंडरस्टैंड कर लेती है खुद ही, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा, हमें। तो जी। क्या। ठीक है। और आलिया, जी आलिया। आलिया आप अनम्यूट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप जैसे पूछ रहे थे चलो, कि हम आलिया नहीं है नेम्ड मौजूद, तो मैं एक्सपोर्ट। हम जी आलिया, पूछिए आप सवाल। जी सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम नेम्ड एक्सपोर्ट क्यों इसमें यूज करेंगे, तो जब हमें मल्टीपल फाइल्स एक्सपोर्ट करवानी हो तो उसके लिए हम नेम्ड एक्सपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट जस्ट वन टाइम हो सकता है फाइल में, लेकिन नेम्ड जो उसमें हम मल्टीपल फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अमेजिंग, आपने सही बताया, मल्टीपल फाइल्स नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज़, हमें ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, फंक्शन हो, वेरिएबल हो, कुछ भी एक फाइल से मल्टीपल टाइम्स हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, वरना हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ एक चीज़ कोई एक्सपोर्ट हो रही हो। मेक सेंस? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं मजीद। हमारे पास स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा मौजूद है, हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब ये मैंने यहाँ से किया नेम्ड एक्सपोर्ट। आई थिंक किसी का माइक ओपन है, आवाज़ आ रही है पीछे से। थैंक यू। ये काम जो मैंने किया इस वक्त, ये मैंने किया नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट किस तरीके से किया, मैंने जो वेरिएबल था उसके आगे सिर्फ एक्सपोर्ट लगा दिया, दैट्स इट। अब क्या हुआ, जो मेरे पास स्टूडेंट की फाइल है, उस स्टूडेंट के फाइल से मेरे पास दो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं। कितने फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं? मेरे पास दो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहे हैं, एक गेट ऑल स्टूडेंट्स और गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स। अब हम एक काम करते हैं कि इसको इंपोर्ट करते हैं, कहाँ पे? अपने इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल में, मेन फाइल में। इंपोर्ट किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये तो नेम्ड एक्सपोर्ट है, अभी तक हमने जो इंपोर्ट किया था वो नेम्ड इंपोर्ट किया था। अगर आप यहाँ पे आके देखें, इस जगह पे आके, ये मैंने नेम्ड इंपोर्ट किया था। अब मैं अगर सॉरी, डिफॉल्ट इंपोर्ट किया था मैंने यहाँ पे। अगर मैं नेम्ड इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा इंपोर्ट? उसके लिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम, वही हम इस तरीके से करेंगे। फाइल का नाम, हमारे पास फाइल का नाम क्या है? स्टूडेंट है। डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट। और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे जब हम नाम देना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास गेट ऑल स्टूडेंट्स और गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस में आना शुरू हो जाएंगे। जब मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को कहते हैं जब हम टाइप करते हैं, जो नीचे ड्रॉप डाउन आ रहा है मेरे पास, ये वैल्यूज लिखी आ रही हैं, हम इसको इंटेलिजेंस कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ये बेसिकली आपका जो वी एस कोड है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जब हम नेम्ड इंपोर्ट करते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि हम उसी नाम से इंपोर्ट करें जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट्स और गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इंपोर्ट किया गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की फाइल थी, हमने इंपोर्ट के दो फंक्शंस
जो हमने स्टूडेंट से एक्सपोर्ट किए थे। अब फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्ट रिजल्ट कर देता हूँ और रिजल्ट के अंदर लिख देता हूँ मैं कैट ऑल स्टूडेंट्स। मैं कॉल कर लेता हूँ उसको और कंसोल लॉग कराता हूँ स्टूडेंट्स। डू यू गाइस थिंक कि ये कोड रन हो जाएगा या कोई एरर आएगा मेरे पास? सोचें। चलें एक काम करते हैं, कोड को चला के देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जो मेन फाइल है CLS कर देता हूँ मैं इसको क्लियर, सॉरी मेरे पास बैश टर्मिनल खुला हुआ है इस वक्त। क्लियर कर देता हूँ और मैं TSC index.ts। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर मेरे पास क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? सर अमीन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा स्टूडेंट से कि क्यों आ रहा है एरर। ठीक है। कौन बताना चाहेगा, हैंड रेस करें। जैन शाह बताना चाहेंगे जी, जैन शाह अनम्यूट करा जी मैंने। सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जैन बताइए। सर, आपने इंटरफेसेस को एक्सपोर्ट नहीं किया है। अमेजिंग, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अगर आप देखें, कोडिंग करना एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस कोडिंग करते हुए एरर को पढ़ना उससे बड़ा काम है। कभी कभी हम एरर को पढ़े बगैर भी 2-2 घंटे ज़ाया कर देते हैं। अगर हम थॉरली किसी एरर को स्टडी करें तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। एरर क्या मिल रहा है कि data.ts की फाइल की लाइन नंबर 1 पे कॉलम नंबर 17, बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स होते हैं स्क्रीन पे वो काम कर रहे होते हैं ना, तो वो बता रहा है कि एरर क्या है, फाइंड स्टूडेंट के नाम से मुझे इस वक्त जो आपने इंटरफेस बनाया था वो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे? अगर हम data.ts की फाइल में जाएं, लाइन नंबर 1 पे ये रहा स्टूडेंट्स के नाम से जो इंटरफेस बना हुआ है, ये अवेलेबल ही नहीं है। अब ये कहाँ से लेकर आए? क्योंकि हमारे पास इंटरफेस की एक फाइल बनी हुई है, हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, एक फाइल से दो, एक से ज़्यादा हम इंटरफेस एक्सपोर्ट करें तो हमें इंपोर्ट बेस से करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए फ्रॉम ./इंटरफेसेस। इंटरफेसेस से हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट। ठीक है, मेक सेंस। अब हम दोबारा index.ts की फाइल पे आते हैं, कोड को दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारा कोड चल जाएगा या नहीं। ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। क्या मैं यहाँ पे नोड index.js करूँगा तो क्या मेरे पास स्टूडेंट्स का एरे प्रिंट हो जाएगा? चलें चला के देखते हैं। तो देखें मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का पूरा एरे प्रिंट हो गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मैं आईडी चेक कर रहा हूँ, 4, 3, 2, 1। मेक सेंस। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमारे पास स्टूडेंट का पूरा डेटा हमें इस वक्त मिल गया। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आके देखें मेरी अगर तमाम फाइल्स को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि index.ts मेन फाइल है जहाँ पे हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इंटरफेसेस में हमारे पास सारे इंटरफेसेस रखे हुए हैं, डेटा के अंदर हमारे पास स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है जिसके अंदर हम इंटरफेस भी यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके अलावा students.ts के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स के वो सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो हमें फंक्शनलिटी स्टूडेंट्स की अचीव करवानी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। अब जो नेम्ड जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है आपका, ये हमने स्टूडेंट्स अगर data.ts की फाइल में आए तो हम यहाँ पे एक ही हमारे पास डेटा था, स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल था, हमने उसको एक्सपोर्ट करवाया। तो हमने इसको क्या किया? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम किसी भी नाम से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट की जगह मेरा नाम रख देता हूँ कुछ भी, समझाने के लिए आपको, कुछ भी, और यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी कर देता हूँ। डू यू थिंक कि ये कोड चल जाएगा? सर अमीन, यहाँ पे भी फिर मैं स्टूडेंट से एक इनपुट लेना चाहूँगा, आप रैंडमली किसी को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है। हैंड रेट अब्दुल हसीब काफी देर से
कुछ आंसर अच्छा देना चाह सर रहे हैं? सर बच्चों को ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो कैसे रहा है। ये सर ये चल जाएगा कोड, ओके, थैंक यू। क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हम जो है किसी भी नाम से कर सकते हैं इंपोर्ट। अच्छा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कोड कैसे चल रहा है। अभी मैं दोबारा इसका रिकैप करूंगा तो हो सकता है क्लियर हो जाए कंफ्यूजन, लेकिन उससे पहले हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं। क्योंकि हाँ, कहाँ गया डेटा? डेटा की फाइल कहाँ है? ये रही। यहाँ पे फाइल है। इस फाइल के अंदर बेसिकली हो ये रहा है कि जो स्टूडेंट है, हम ये स्टूडेंट्स का जो हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मौजूद है, हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट्स के नाम से हमने किया। तो जब हम इसे इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हुए हम कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस फाइल से सिर्फ एक ही चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, वो है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, दैट इज़ फाइन। तो ये कभी कभी बड़े कोड बेस में जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें प्रॉब्लम भी आ जाता है कि इसमें मॉड्यूल्स के अंदर जब आपने एक्सपोर्ट तो स्टूडेंट्स के नाम से किया, लेकिन क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था तो आप किसी भी नाम से इंपोर्ट कर देते हैं। तो हम इसका ख्याल रखते हैं कि वो नाम हमारे पास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे दैट्स फाइन, मैंने दोबारा इसको रिवर्स कर दिया है। बट यहाँ पे नेम डिफॉल्ट, सॉरी, डिफॉल्ट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हुए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, दैट इज फाइन। डज इट मेक सेंस? ओके, कूल। अच्छा जी, मैं स्टूडेंट्स पर आ जाता हूँ। चलें जी, फिलहाल इसको हम बंद करते हैं और मैं फिर इसका एक दफ़ा आपको रिकैप दे देता हूँ। स्टार्टिंग से हम इसका रिकैप लेके चलते हैं। ठीक है, रिकैप क्या है? हमने देखा कि व्हाट इज़ मॉड्यूल, मॉड्यूल किस तरीके से काम करते हैं, हमने मॉड्यूल की टाइप्स देखी, हमने इंटरनल मॉड्यूल्स देखे, एक्सटर्नल मॉड्यूल का मैंने आपको रेफरेंस दिया। जो रमदान कोडी नाइट्स में हमने इंक्वायरर इंपोर्ट किया था वो बेसिकली एक्सटर्नल था। फिर उसके बाद हमने स्टूडेंट्स का हमने डेटा क्रिएट किया और गेट ऑल स्टूडेंट्स लिस्ट मंगवाई, हमने गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवाई। हमने दो काम हमने किए। इस वक्त हम मल्टीपल फंक्शंस और भी बना सकते हैं, हमारे पास टाइम बचेगा तो हम ये भी बना लेंगे, देख लेंगे, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। इस तरीके से डेटा सेट से खेलते हैं। फिर हमने देखा नेम्ड एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं। फिर हमने देखा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से करते हैं। फिर हमने देखा नेम्ड इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं, हम डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किस तरीके से करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें इस वक्त बाकी हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं, इंपोर्ट एज एलियस और इंपोर्ट एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज के व्हेन टू यूज नेम्ड एंड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ये चीज़ मैं अभी आप लोग एक्सप्लोर कर चुका एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। यूज नेम एक्सपोर्ट्स व्हेन यू नीड टू एक्सपोर्ट मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल में, जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, ये स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट्स की फाइल में हमारे पास एक गेट ऑल स्टूडेंट्स है, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स है। हमारे पास दो फंक्शन है, हम चाहते हैं हम इसको एक्सपोर्ट कर दें ताकि हम अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी इसको यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद कॉन्स्ट, और फिर उसके बाद गेट ऑल स्टूडेंट्स। आप इस केस में मैं यहाँ पे जो ये फंक्शन है मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। आप यहाँ से एरे एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, आप यहाँ से कोई वेरिएबल एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, कोई नंबर करवा सकते हैं, कोई स्ट्रिंग करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। हमारे केस में यहाँ पे फंक्शंस हैं, क्योंकि मेरी एक फाइल से दो से ज़्यादा फंक्शन एक्सपोर्ट होते हैं तो इसलिए मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट किया। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है? अगर मैं इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल में दोबारा हूँ। अच्छा जी, ये मुझे एरर दे रहा है। ये हैज़ नो एक्सपोर्ट मेंबर गेट आउटसाइड, डिड यू मीन गेट ऑल स्टूडेंट्स? ओके, क्या मुझसे, हाँ, मुझसे गलती ये हुई कि स्टूडेंट का एस मुझसे रिमूव हो गया था, इससे एरर दे रहा था। गेट ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें इसका फ़ायदा क्या है कि जिस नाम से वो एक्सपोर्ट हुआ है, नेम्ड एक्सपोर्ट, उसी नाम से मुझे इंपोर्ट करना ज़रूरी है, वरना वो नहीं चलेगा। अब इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल मॉड्यूल्स जो हमने, मल्टीपल जो हमने फंक्शंस हमने एक्सपोर्ट किए स्टूडेंट की फाइल से, वो यहाँ पर हम इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम नीचे आए और यूज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट व्हेन अ मॉड्यूल हैज अ सिंगल प्राइमरी आइटम टू एक्सपोर्ट,
हमारे केस में यहाँ पे डेटा की एक फाइल मौजूद थी, हमारे पास सिर्फ इस फाइल में डेटा ही मौजूद था स्टूडेंट्स का। तो हमें ये एक्सपोर्ट करवाना था, तो हमने इसके लिए यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ किया। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने इंपोर्ट कहाँ पे किया, हमने इंपोर्ट किया इस स्टूडेंट्स की फाइल में, क्योंकि हमें इस डेटा पे खेलना था। हमें इस डेटा पे मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने थे। हमने स्टूडेंट्स को इंपोर्ट किया डेटा से, लेकिन यहाँ पे आप देखें एक फ़र्क है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, और यहाँ पे मैं किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने नाम वही रखा जो वहाँ पे था, ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बन सके। मेक सेंस? आखिरी चीज जो हम यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे वो देख लेते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। यू कैन कंबाइन बोथ इफ नीडेड, बट यूजुअली इट इज बेटर टू कीप इट सिंपल एंड क्लीन। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फाइल से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से किस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट का कीवर्ड हटा देता हूँ स्टूडेंट्स की फाइल से। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट्स हमने इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स, ऑन साइट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं? देखें, इंडेक्स डॉट टीएस पे ऑलरेडी एरर आना शुरू हो गया। मैं जहाँ पे जाऊँगा तो वो ये मुझसे यही कहेगा कि गेट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यूज नेवर रीड। बट मैं इसको इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इसको इंपोर्ट करूँगा गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स के नाम से। एक्सक्यूज मी, गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स, और कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे। अब एक ही लाइन में मैं दो काम कर रहा हूँ। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ, दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, नेम्ड इंपोर्ट कर रहा हूँ। और कहाँ से कर रहा हूँ? स्टूडेंट की फाइल से। अब वो ऑटोमेटिकली जो नेम्ड जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो आ जाएगी कर्ली ब्रेसिस के अंदर। और ये आप यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट नाम डायरेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, उसी नाम से इंपोर्ट भी होगा। दूसरा हमारे पास क्या मौजूद है, गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स, जिसको मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया वाजे तौर पे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स। अगर मैं इंडेक्स और टीएस की फाइल में आऊँ तो देखें मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ अगर आपको देखना है तो। गैप कॉन्स्ट ऑन साइट स्टूडेंट, ऑन साइट स्टूडेंट्स में आप आ जाएं, गेट ऑन साइट स्टूडेंट्स को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉक करवा देता हूँ। फिलहाल मैं इस वाले कंसोल को बंद कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ से कंसोल से क्लियर कर देता हूँ। लेफ्ट पैनल में बंद कर देता हूँ इस वक्त यहाँ पे, ताकि आपको देखने में आसानी हो। कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं। TSC, फाइल का नाम हमारे पास इंडेक्स डॉट टी एस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो ऑन साइड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का डेटा आएगा 10। आप आईडी काउंट करते जाइएगा, 10, 9, 8, 8 के बाद 6, 7 स्किप हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आई 4, 4 के बाद फिर हमारे पास आया 3, फिर हमारे पास आएगा 1। तो क्या हुआ इस केस में, हमारे पास दोनों तरीके से इस वक्त काम कर रही हैं चीज़ें। नेम्ड इंपोर्ट भी हो रही है और डिफॉल्ट इंपोर्ट भी हो रही है। एक ही लाइन में हम ये दोनों काम कर सकते हैं। आखिरी चीज जो हमारे पास बचती है वो ये बचती है कि एज एलियस के तौर पे भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई चीज। फॉर एग्जांपल, मुझे इसका नाम चेंज करना है फॉर सम रीजंस, मुझे इसका नाम गेट ऑल स्टूडेंट्स नहीं रखना। इंपोर्ट करते हुए तो नाम मैं वही रखूंगा, लेकिन एज करके इसका समथिंग नाम कर देता हूँ, एज समथिंग जो नाम मैं इसका यहाँ रखना चाह रहा हूँ। और मैं इसका नाम यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो अब गेट ऑल स्टूडेंट्स जो थे मेरे एज समथिंग हो गए। क्या होगा, इस फंक्शन का नाम जो था मैंने इंपोर्ट किया फाइन, लेकिन जब मेरी फाइल में इंपोर्ट हो गया उसके बाद मैंने इसका नाम समथिंग कर दिया एज। इसको हम एलियस भी कहते हैं। अगर मैं इसको कोड को दोबारा आपको चला के दिखाऊं, मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और इस कमेंट को दोबारा चला देता हूं। अब मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं, एक दफ़ा क्लियर कर देता हूं मैं इसको। TSC, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई? स्टूडेंट्स, क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? जी सर, क्लियर है। ठीक है। आ, मेरा टर्मिनल पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। मैं एक काम करता हूँ, VS कोड बंद करके एक दफ़ा दोबारा खोल लेता हूँ। आई थिंक कोई हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है।
रियली नॉट श्योर। CMD पे किया मैंने, इसको पुट आउट कर देता है। ठीक है, हमने क्या किया कि इंपोर्ट करते हुए उसको एज कर दिया, एलियस कर दिया उसका। एलियस क्या है इस वक्त, समथिंग के नाम से। हम दोबारा चलाते हैं इसको, ESC हम रखेंगे इंडेक्स डॉट ts को। हमने कंपाइल किया, फिर हम करेंगे नॉट इंडेक्स डॉट js। तो आप देखिएगा, आप दोबारा मैं इस फाइल ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा टर्मिनल पे आउटपुट नज़र आ सके। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, आखिर तक ये पूरा हमारे पास डेटा लेके आया है। इट मीन्स कि ये भी हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली काम कर रहा है और हमें भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरीके से अब आपके पास एक आखिरी चीज़ बचती है, वो ये कि अब मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। यहाँ से मैं इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है वहाँ से वो ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं यही रहने देता हूँ, गेट ऑन सेट स्टूडेंट्स कर देता हूँ, और इसको गेट ऑल स्टूडेंट्स कर देता हूँ दोबारा। यहाँ से मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से मुझे हटा देता हूँ मैं इसको, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। मैं यहाँ से सिर्फ इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, बट मुझे सब कुछ एक साथ इंपोर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ? अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं जो स्टूडेंट्स के पास से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वेरिएबल में दोनों को इंपोर्ट कर लूँ। वो क्या करेगा, मुझे एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। किस तरीके से, मैं समझाता हूँ आपको। इंपोर्ट एवरीथिंग एज स्टूडेंट्स। क्या हुआ, इंपोर्ट एवरीथिंग, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। इंपोर्ट एवरीथिंग एज स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की स्पेलिंग सही नहीं है। अब ये मुझे एक्सेस कैसे होंगे? 2 मिनट के लिए मैं तमाम कोड को बंद कर देता हूँ, और स्टूडेंट्स को हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स में क्या आ रहा है। ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ, TSC इंडेक्स डॉट ts करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट js। तो आप अगर गौर से देखें, मेरे पास एक स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल है, या ये समझ लें कि एज एन ऑब्जेक्ट इसने इसको इंपोर्ट किया। अगर आप ये देखें ऑब्जेक्ट बने में, दो कीज आ गई मेरे पास, गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑनसाइड स्टूडेंट्स। उसके अगेंस्ट में मेरे पास दोनों फंक्शन आ गए। ठीक है, एवरीथिंग आप फॉर एग्जांपल, बहुत सारी फाइल्स आप एक, या बहुत सारी जो फंक्शनलिटीज़ हैं आप एक फाइल में मौजूद हैं और वो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टार लगाएंगे आप, एस करेंगे और उसका नाम दे देंगे आप। यहाँ पे भी नेम एलियस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट करेंगे तो आपके पास वो एक्सेस हो जाएगा। ये आपका एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट्स का एक मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल के अंदर गेट ऑल स्टूडेंट्स मौजूद है, और इसी तरीके से आपके पास क्या मौजूद है, स्टूडेंट्स के अंदर डॉट आपका गेट ऑल स्टूडेंट्स, गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स। अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा, ये दोनों कोड बिल्कुल सही तरीके से चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आएगा, तो आपको शायद रीड करने में प्रॉब्लम हो। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, TSC इंडेक्स डॉट ts, नोड इंडेक्स डॉट js। ये देख लें, दोनों का डेटा मेरे पास आ चुका हुआ है। यहाँ पे ये ऑन साइड स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास पूरा, और ये मेरे पास रिजल्ट के नाम से जो वेरिएबल था फाइनल, इसका भी डेटा आ गया, और ये सारा डेटा आ गया। इस तरीके से आप अपने मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। सर एक क्वेश्चन है बच्चे का, वो कह रहा है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत की क्या पड़ी है, क्या जब काम ऐसे हाँ, चल रहा था? बहुत अच्छी बात है। जब काम ऐसे चल रहा है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नर हाउस में सबने क्लासेस ली हैं, राइट?
लेकिन अगर हम क्लासेस को सेपरेट नहीं करते टाइमिंग से और स्टूडेंट्स को हम सेग्रीगेट नहीं करते, हम कहते कि भाई के जो सुबह वाले स्टूडेंट्स हैं वो शाम में भी आ जाएं, शाम वाले सुबह में भी आ जाएं, और दोनों एक दूसरे की क्लासेस में आ सकते हैं, तो क्या क्या होता है सूरत में? सर अमजद, आप बताएं कि इसमें क्या होता। सर इसमें ना ये होगा कि भाई कोई भी मतलब उठा कर आ जाए, कोई अलाइनमेंट नहीं होगी और नुकसान ही होगा, क्योंकि अभी जो अलाइनमेंट है वो होनी चाहिए ना, जैसे अब शाम वाले शाम में आए, सुबह वाले सुबह में आए, तो ठीक है, रीडेबिलिटी में आसानी होगी। फिर हम इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये भी डिफाइन नहीं करते कि एडमिन्स की टीम कौन सी है। ठीक है, हम ये भी डिफाइन नहीं करते टीचर्स कौन से हैं, हम ये भी डिफाइन नहीं करते स्टूडेंट्स कौन है। अब सब अपने आप को सब कुछ समझना शुरू कर दें, और बाहर से कोई आता है, ठीक है, और हमारी क्लास में आके देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या उन्हें पता चल सकेगा कि स्टूडेंट्स कौन है, एडमिन के लोग कौन हैं, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग कौन है? क्या उनको पता चल पाएगा? जी सर अमजद। अच्छा सर, एक बच्चे का सवाल है, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि हम जो हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फाइल है, उसके अंदर हम कोई भी डेटा रख सकते हैं, जैसे एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग में डेटा रखते हैं। यस, कोई भी डेटा रख सकते हैं, आप फंक्शन रख सकते हैं, आप एरे रख सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, बूलियन रख सकते हैं, स्ट्रिंग रख सकते हैं, नल रख सकते हैं, अनडिफाइंड रख सकते हैं, आप सिंबल रख सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव कोई भी डेटा आप रख सकते हैं, आप फंक्शन एक्सपोर्ट करवाएं, सॉल्व अप टू यू। अच्छा सर, एक बच्चे का सवाल भी है, जैसे आपने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया है, तो अगर कोई सेंसिटिव फाइल हो एडमिन की तो उसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाएं। देखें, सेंसिटिव फाइल तो किस सेंस में हो सकती है? सेंसिटिव फाइल का मतलब ये है कि कोई ऐसी फाइल जिसमें ऐसा सेंसिटिव डेटा है जो आपने किसी को भी नहीं देना, स्पेसिफिक लोगों को देना है। ठीक है, तो वो तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर हैंडल करते हैं कि कितने लेवल तक किसको क्या एक्सेस मिलता है। यूजुअली जब हम प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि एक काम मल्टीपल टाइम्स हम मल्टीपल जगह पे करवाना चाहते हैं, या हम एक काम को एक फाइल में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट यूज कर लेते हैं, दैट इज फाइन। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि सेंसिटिव हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरह का डेटा एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम एक साथ भी तो एंड सर एक और एक्सपोर्ट क्वेश्चन भी डिफॉल्ट है। कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो। जी। जी आयशा, पूछिए जी क्या सर, सवाल है आपका? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि हमने जो डेटा मैनुअल करवाया है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करवाया है, बट हमें अगर डायनामिकली करवा डेटा को कॉल करवाना हो तो वो कैसे होगा? उनको इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये जो डेटा हमने बनाया है इसको आप ऐसे समझें, इस डेटा को, ये एक डेटाबेस है छोटी सी, आप, क्योंकि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है, हमने डेटाबेस नहीं पढ़ी, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे मॉक डेटा बनाया है। हम इसको मॉक डेटा कहते हैं, फेक डेटा भी कह सकते हैं आप इसको। क्रिएट किया है जब ये डेटाबेस से कनेक्ट, आपके पास डेटाबेस यहाँ पे मौजूद होती, तो डायनेमिकली हर बार डेटाबेस में जाके यूजर एक सेव हो रहा होता। हर बार एक यूजर जब सेव होता तो डेटा ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता, एक यूजर होते, चार होते, पांच होते, 10 होते, 1000 होते। आप फॉर एग्जाम्पल हो गया, अपने आप को ही देख लें कि हमारे पास लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं इस वक्त, से कहीं नहीं जाके स्टोर हो डेटाबेस में, पास डेटाबेस मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस वक्त क्या किया है, कम्युनिटी को बताओ। अच्छा, हाँ सर अमजद, आपका सवाल रह गया था, वो सवाल ये था कि जब एक ही फाइल में सारा काम हो रहा है तो हम मल्टीपल फाइल्स में हमें करने की क्या ज़रूरत है? अब इसी तरीके से अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे ना, टीचर कौन है और स्टूडेंट्स कौन है और एडमिन के लोग कौन है, तो प्रॉब्लम ये आएगी हमारे पास कि हम सब मिक्सअप हो जाएंगे। चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए, नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कोड अलग अलग फाइल्स में रखने के लिए, हम यही काम करते हैं कि मॉड्यूल्स बनाते हैं और उनको अलग अलग फाइल्स में रखते हैं उठा के, ताकि हमें स्टूडेंट्स का कोड देखना होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई कि आप स्टूडेंट्स की फाइल में जाके देख लें। मैं अगर मुझसे सर अमजद आके पूछते हैं, या मिस आयशा पूछती हैं, या सर तहा पूछते हैं, या सर अमीन पूछते हैं कि सर डेटा कहाँ मौजूद है, मैं बोलूंगा भाई प्रोजेक्ट में जाएं, डेटा की फाइल में वहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा रखा हुआ है।
अच्छा, ये पूछते हैं सर इंटरफेसिस कहाँ मौजूद है, तो मैं कहूँगा इंटरफेसिस में जाके देख लें। सही है। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो मल्टीपल लोग मल्टीपल फाइल्स में काम कर रहे होते हैं। अभी मैं सर अमजद से कह दूं कि सर अमजद आपने ये काम करना है कि आपने एक और इंटरफेस बनाना है एक नया, तो वो क्या होगा कि सर अमजद को ये आराम से फंक्शन के वो आराम से एक फाइल में इंटरफेस बना रहे हो एक नया यहाँ पे, ठीक है। और मैं हो सकता है कि इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में काम कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल खुल गई, इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में काम कर रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है। इससे ये होता है कि मैं एक फाइल में काम कर रहा हूँ, वो एक अलग फाइल में काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, चीजें नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। एक ही फाइल में सब कुछ मौजूद होता, नीचे वो लिख रहे होते कोड, ऊपर मैं लिख रहा होता, कितना सी हो जाता, तमाम चीजें कितना मेस्ड अप हो जाता, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और एक ही फाइल में सारे कोड को रीड करना कितना मुश्किल हो जाता। आप फिर ये कोई 10,000 20,000 30,000 लाइन का कोड होता तो फिर क्या करते आप, एक ही फाइल में लिखते। उस एक फाइल के अंदर फिर दफा जाके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, कंट्रोल एफ करके सर्च करते जाएं कि इस फाइल के अंदर अच्छा गेट ऑल स्टूडेंट्स का डेटा मैं कहाँ से निकालूं और किस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सेस करूं, कितना हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, इसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप घर की अलमारी से ले सकते हैं कि आपके कमरे में अगर एक अलमारी मौजूद है तो एक खाना होगा जिसमें आपकी टी शर्ट्स होंगी, एक खाना होगा जिसमें आपकी जीन्स होंगी, एक खाना होगा जिसमें हो सकता है कि आपके पैसे वगैरह रखे हों वहाँ पे। तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज इस तरीके से आप अपनी लाइफ को जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरीके से हमें अपने कोड को भी ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके लिए हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं। डज इट मेक सेंस? सरमीन आप मौजूद हैं? हाँ, जबरदस्त माशाल्लाह। सरमीन आपका कोई सवाल या किसी स्टूडेंट का कोई सवाल, फिर यहाँ से हम इसको मुमताज कंक्लूड करते हैं। हुसैन ने हैंड रेस करा, और कोई हैंड रेस करना चाहे? मुमताज हुसैन, आप अनम्यूट है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इसके लिए जैसे कंपनी देते हैं इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हो गए, तकरीबन 1000 आप 2000। तो तेज बोलेंगे, आप तो आपकी आपकी आवाज। आवाज़ सही समझ में नहीं आ रही। सर जैसे ये एक कंपनी होती है इसमें 1000 2000 एम्प्लॉइज होते हैं, जी। तो उनका डेटा भी इस तरह सेव कर सकते हैं। सर आपकी आवाज़ ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अच्छा, मैं एक शुरू का कंपनी, रिपीट कर रहा हूँ। एक कंपनी में 1000 2000 एम्प्लॉयज हैं, उसका आगे का बताएं। तो उस उनका डेटा इस तरह सेव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी डेटा इसी तरीके से सेव होता है, लेकिन वो डेटाबेस में सेव हो रहा होता है। यहाँ पे हमने मैनुअली सिर्फ इसलिए सेव करवाया है आपको दिखाने के लिए कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस काम किस तरीके सर से करती हैं। तो डेटा बेस अब इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं। जी, डेटाबेस में ऐसे ही हम क्या करते हैं, डेटाबेस से हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, डेटा को बुलाते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे केस में समझें ये एक डेटाबेस है। आपके पास 2,000 एम्प्लॉयज है ना, वो इसी डेटा इस तरीके से सेव हो रहा होगा। हमारे केस में समझे हमारे पास कितने हैं, 5 लाख स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे 5 लाख स्टूडेंट्स का डेटा इस तरीके से सेव हुआ होगा। ठीक है। गुड हो गया। अब हम एक या दो फंक्शन और बना लेते हैं ताकि और आपकी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने ऑन साइड स्टूडेंट की लिस्ट बना ली। हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम इंट्री टेस्ट पास, ये आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है। इंट्री टेस्ट पास हमने वो लिस्ट निकालनी है स्टूडेंट्स में, इसको सही कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्टूडेंट्स के। ये आप लोगों के करने का काम है कि आपने डेटा निकालना है। क्या निकालना है डेटा? आपने डेटा निकालना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं, इंट्री टेस्ट जिन्होंने पास किया हुआ है, आप उनका डेटा फिल्टर करके दिखाएंगे। ठीक है। ये दो फंक्शन मैं इस वक्त पास कर देता हूँ। ये दो फंक्शन में क्या कर देता हूँ, इस वक्त मैं बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस पूरी एक्सरसाइज से आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग मैं मॉड्यूल्स पढ़े, आप लोग के इंटरफेस रिफ्रेश हुए, आप लोगों की एरेज, आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आप लोग के एप्लीकेशन का फ्लेवर भी मिला, किस तरीके से एप्लीकेशन काम करती है। अच्छा, गेट स्टूडेंट डेटा, हम एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए। हम किस तरीके से लेंगे स्टूडेंट का डेटा? अब हम स्टूडेंट की फाइल में करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना है। गेट स्टूडेंट, मेरे पास फाइल का नाम है गेट स्टूडेंट, और मुझे एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसको, क्या कोई बताना चाहेगा?
फाइंड मेथड, यस। हमारे पास एरे एक और मेथड प्रोवाइड करती है जो कि होता है फाइंड। फाइंड वो भी इस तरीके से काम करता है। फाइंड ये काम करता है कि सब एलिमेंट हो जाता है। किस तरीके से वेरिएबल स्टूडेंट डॉट फाइंड के अंदर यहाँ पे हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा। ठीक है, हर बार आइट्रेशन में हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से। और हमने क्या सर्च करना है, हम सर्च किस तरीके से करते हैं डेटाबेस में, या हमने एप्लीकेशन में सर्च करना होता है तो हम वैल्यूज को सर्च किस तरीके से करते हैं। एक दफ़ा आप डेटा को गौर से देखें, हम किस बेस पे सर्च कर सकते हैं डेटा। हम हमेशा डेटा को सर्च करते हैं यूनिक वैल्यूज के ऊपर। यूनिक वैल्यूज क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे केस में यूनिक वैल्यूज क्या है, आईडी हमारे पास यूनिक है, हमारे पास रोल नंबर यूनिक है, प्लस ईमेल एड्रेस भी यूनिक हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे केस में यूनिक हैं। लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो सकता है किसी का सेम हो सकता है किसी का फर्स्ट नेम सेम हो सकता है किसी का लास्ट नेम सेम हो। अब इस बेसिस के ऊपर कभी भी सर्चिंग नहीं करते, फिल्टर नहीं करते। हम फिल्टर करते हैं यूनिक वैल्यूज के ऊपर। आईडी हमें पता है कि एक दफ़ा वन जिसको मिल गई दोबारा वन नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से रोल नंबर आप सब लोगों का डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो स्टूडेंट्स के पास सेम रोल नंबर मौजूद हो। तो हम रोल नंबर की बेस पे भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करते हैं रोल नंबर की बेस के ऊपर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू किसके बराबर हो। ये हाँ, यहाँ पे भी हमने कॉल बैक फंक्शन पास किया। ये कॉल बैक फंक्शन ये करेगा अगर ये जो कंडीशन यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस वक्त हमने पास की है ट्रू हो जाती है, इस केस में हमारे पास वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। क्या करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें डायनेमिकली अब ये काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होगा कि जो गेट स्टूडेंट का फंक्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ऐसा हो सकता है कि हम कभी एक रोल नंबर दें, कभी दूसरा रोल नंबर दें, कभी तीसरा रोल नंबर दें। हम अलग अलग रोल नंबर दे के चेक करवाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे भी रोल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, इनपुट लेंगे यूजर से रोल नंबर, उसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। हम यहाँ पे सर्च करवा रहे हैं स्टूडेंट जो आएगा इटरेशन होते हुए हमारे पास, उसका रोल नंबर अगर बराबर हो उस रोल नंबर के जो हम पास करेंगे यहाँ पे कॉल करते हुए, तो वो क्या करेगा, ये वाला पूरा फंक्शन। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गया ना, दैट्स फाइन। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, वो एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न कर देगा। एलिमेंट का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा अगर रोल नंबर हमारे गिवन रोल नंबर से मैच हो जाता है रिकॉर्ड से, तो वो रिटर्न कर देगा। फाउंड यूजर आएगा यहाँ पे और यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे फाउंड यूजर। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। पहले तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। गेट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का डेटा हमें चाहिए। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट रिजल्ट के नाम से ही हम वेरिएबल बना देते हैं को, और गेट स्टूडेंट का हम फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। तो जैसे ही हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल करके वो एरर ना दे, तो मुझसे कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है। वो क्या रिक्वायर्ड है, नंबर पास करें, रोल नंबर पास करें। अब हमें रोल नंबर पता होना चाहिए। अब हम डेटा में जाके फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास रोल नंबर हम सर्च कर लेते हैं 2003। ठीक है, 2003 हमने रोल नंबर पास कर दिया। हम देखते हैं भाई कि 2003 रोल नंबर का स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, और हम इसको कंसोल लॉग करा देते हैं। नीचे आते हैं टर्मिनल पे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कोड चलाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, index.ts। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास एक और एरर आ गया। वो क्या एरर है, कोई बता सकता है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर है। आ, मैं रेंडमली किसी को पिक करना चाहूँगा। काइंडली जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो किसी को पिक कर लें और बताएं ये एरर क्यों आ रहा है। तो मैंने अतिया शाह को अनम्यूट करा। जी अति, आप बता सकती हैं?
कोई बात नहीं, कोई और देना चाहेगा जवाब? नीचे हम आ जाते हैं। अदनान। अ, सर सामा अमीन एंड सर अमजद। जी सर। जी सर यहाँ पे फाइंड वन नहीं लगेगा, एक स्टूडेंट एक रोल नंबर देख रहा है। नहीं, बेसिकली फाइंड वन एरे का मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अच्छा तो फाइंड ही सर यूज यहाँ होता है पे उसके लिए। एस स्टूडेंट में एस लगेगा। नहीं, फाइंड अभी वन नहीं से आया मुझे था। कुछ याद आ रहा है, मोंगो डीबी चला के आए। या तो मोंगोडीबी चलाया इन्होंने, कोई ईआरएम चलाया इन्होंने। नहीं सर मैं वही करता रहता हूँ काम मोंगो डीबी पे, इसलिए सॉरी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं बताऊं? और जी कोई? बताइए। सर मैं बताऊं? जी जी। सर ये ES 2015 का एरर दे रहा है। तो इस क्या मतलब? हम सर तो सर ये हम मॉड्यूल में जाके करेंगे ना? कैसे मॉड्यूल? वो क्या कह रहा है, ये बता रहा है स्टूडेंट डॉट टीएस पे फुल लाइन थे ट्विटर या रमजान कोडिंग नाइट्स में, तो हमने आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि स्टूडेंट डॉट टीएस की लाइन नंबर 14 पे देखें एरर क्या है। ये बता रहा है प्रॉपर्टी फाइंड डज नॉट टाइप स्टूडेंट एरे। जो स्टूडेंट का आपके पास एरे है ना, उसमें ये टाइप एग्जिस्ट ही नहीं करती, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। डू यू नीड टू चेंज टारगेट? क्या मतलब है इसका? कि अभी अगर आप मेरी रूट डायरेक्टरी पे देखें यहाँ पे आके, तो ये नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट जैसे काम करी चल रही थी, लेकिन फाइंड जो है वो बेसिकली अवेलेबल नहीं है नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। हमें एडवांस टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। और टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कैसे होती है? TSC डैश डैश इनिट। ठीक है, ये मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट की फाइल कॉन्फ़िगर हो गई। अब यहाँ जो टारगेट है मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, EA2। और उसके बाद और क्या हम चेंज करते थे इसमें? मॉड्यूल नेक्स्ट। कोई बताना। नोड हाँ, क्या कहते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट। नॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको आके TSC करूँगा सिर्फ, तो मेरी तमाम फाइल्स कंपाइल हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है मैं कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल में कर चुका हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार फाइल का नाम डेक्स डॉट। देख सो चीज़ चल गई। और क्या हुआ, ये फंक्शन रन हुआ, जैसे ही रन होने के बाद उसने प्लॉट में मैच हुआ, अगला सर और यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है भाई, डेटा रिटर्न किया। लग गया ना मैं बहुत। काइंडली म्यूट ना। या दैट्स फाइन। तो बेसिकली रोल नंबर दिया 2003, डेटा इसने सर्च करके ला के दे दिया हमें। जस्ट लाइक डेटाबेस फंक्शनैलिटी के आप एप्लीकेशन में क्या हो रहा है कि आप एक डेटा सेट में से स्पेसिफिक डेटा निकाल के ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ये रहा इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में 2003 में पास ये रहा। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2015 देता हूँ, मैं इसको दोबारा कंपाइल कर देता हूँ, TSC कर देता हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस के हमारे पास ये डेटा आएगा या नहीं आएगा? नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल चलाते हैं, तो मेरे पास क्या आया, अनडिफाइंड। क्या हुआ इसका मतलब कि हमें डेटा नहीं मिला। अगर हमें डेटा मिला तो हम ये रिटर्न करवाते, वरना नहीं हुआ हमें रिटर्न। इस केस में क्यों, हमारे पास जो स्टूडेंट्स का जो डेटा ये रहा हमारे पास मौजूद है,
हमारे पास जो मैक्सिमम डेटा है वो 2010 जो हमारे पास रोल नंबर है यहाँ तक मौजूद है। ये रहा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा लास्ट में। ये लास्ट ऑब्जेक्ट है मेरा। मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास चैट का ऑप्शन आ रहा है साइड से, इसको मैं हटाता हूँ, एक सेकंड। बंद कर दिया मैंने। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लास्ट मेरे पास डेटा मौजूद है रिकॉर्ड, वो मेरे पास 2010 तक, 2010 तक मौजूद है। इसलिए मेरे फंक्शन को डेटा नहीं मिला, उसे अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया यहाँ से। ठीक, डज इट मेक सेंस? अगर मैं यहाँ पे इस वक्त 2009 दे दूँ तो आई थिंक ये डेटा हम रिटर्न कर देगा। मैं दोबारा कंपाइल कर देता हूँ, TSC नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखें 2009 का डेटा उन्होंने मुझे ला के दे दिया, कोई जोहिब जावेद हैं वो मौजूद हैं इस वक्त, और वो डेटा इन्होंने हमें रिटर्न कर दिया। अब ये वाला जो फंक्शन है आखिरी वाला, चेक स्टूडेंट, आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो स्टूडेंट, पहले आप स्टूडेंट को फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद आप ये चेक करेंगे कि वो ऑन साइट अलाउड है या नहीं है। ये फंक्शन आप तरीके से बनाएंगे, ये आखिरी फंक्शन है, मैं बना के फिर इसको रैप अप करूंगा। कैसे बनाएंगे हम ये? सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स करेंगे, इज स्टूडेंट ऑन साइट। इज हम क्यों यूज करते हैं, एक की बेसिकली मैं आपको कन्वेंशन बताता हूँ, ठीक है। इज हम इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें कोई काम करवाना हो जो बूलियन हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की दुनिया में, इकोसिस्टम में कन्वेंशन है इज कीवर्ड की। इज लगाते हैं हम शुरू में, इज स्टूडेंट ऑन साइट। इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, के स्टूडेंट ऑन साइट है या नहीं है। किस तरीके से हम चेक करेंगे? बहुत आसान है। इसको भी हम क्या करेंगे, किस किस बेसिस पे हम चेक करेंगे, ये भी हम रोल नंबर की बेसिस पे करेंगे। रोल नंबर इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही वाला काम दोबारा रिपीट करेंगे। चाहूँ तो मैं यही वाला फंक्शन यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करूंगा। मैं दोबारा यही सेम फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इस फंक्शन के अंदर दोबारा फाउंड यूज़र हुआ, यूज़र मैंने फाउंड किया। अब मैं यहाँ पे कैसे चेक करूंगा कि मुझे यूज़र मिल चुका है? यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि कोई रोल नंबर 2015 दे दे, 2020 दे दे, मुझे यूज़र मिलेगा ही नहीं। कैसे चेक करूंगा मैं ये चीज़? और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी तो ये है ना कि वो ऑन साइट है या नहीं है। जी, यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल ये है कि वो ऑन साइट है या नहीं है, हम ये कैसे चेक करेंगे? बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि शायद यहाँ पे सर पहले डेटा को बुलाएंगे फिर इफ एल्स की कंडीशन के ऊपर चेक करेंगे। हम चाहें तो यहाँ पे भी चेक करवा सकते हैं। हम एंड करेंगे यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर सबने पढ़े होंगे, ठीक है। स्टूडेंट डॉट इज ऑन साइड अलाउड, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो वो वाला एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, वरना अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा ये। इस केस में हमारे पास, हम इसको रिटर्न कराते हैं फाउंड यूजर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे कहा कि इज स्टूडेंट ऑन साइट जो है वो हम सिर्फ इसलिए चेक करेंगे यहाँ से बूलियन रिटर्न करवाएगा ये। तो हम इस यूजर की बेस पे बूलियन कैसे रिटर्न करवाएं, कि अगर हमें यूजर मिल जाता है तो वो बूलियन हम रिटर्न ट्रू करवा दें, वरना हम फॉल्स करवा दें। ये काम हम कैसे करेंगे? ये काम हम ऐसे करेंगे, अब यहाँ पे हमें इफ की कंडीशन लगानी होगी। इफ फाउंड यूजर, अगर यूजर मौजूद है, ठीक है, अगर यूजर मौजूद है, लेट सपोज कि यहाँ पे ये काम होगा कि अगर यहाँ पे मेरे पास यूजर आ जाता है इस जगह पे, तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
अगर ये नहीं आएगा, अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा तो इट मीन्स ये इफ की कंडीशन में नहीं जाएगा खुद ही। अगर फाउंड यूजर मौजूद है तो मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा फंक्शन से ट्रू, वरना मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, एल्स में रिटर्न करवा दूंगा फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। डज इट मेक सेंस? यहाँ पे हमने पहली कंडीशन चेक करवा ली। वो क्या चेक करवाई कि हमने एरे के ऊपर एट्रेशन करवाई, फाइंड के थ्रू चेक किया कि रोल नंबर जो स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया उसके बराबर हो और स्टूडेंट ऑन साइड हो। मतलब सबसे पहले हमने क्या चेक करवाया कि रोल नंबर बराबर हो उस रोल नंबर के जो हमने देखा है, हाँ यूजर मिल गया। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ऑन साइड है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फाउंड यूजर हमें दे देगा ये यहाँ पे, वरना हमें क्या करेगा ये रिटर्न कर। फिर उसके बाद नीचे हम आएंगे इफ फाउंड यूजर, अगर यूजर मौजूद है और आ गया है, कंडीशन मैच हो गई तो हम रिटर्न करवाएंगे ट्रू, वरना हम रिटर्न करवाएंगे फॉल्स। चलें इसको चला के देखते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल। इज स्टूडेंट ऑन साइट, डू यू थिंक ये कंडीशन चलनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम देगा इसमें? रोल नंबर हम चेक करवाते हैं 2009 ही चेक करवाते हैं और रिजल्ट करवाते हैं चेक। अच्छा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, TSC करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। इससे रिटर्न किया ट्रू। चलें डेटाबेस में जाके देखते हैं कि हमारे डेटा में है क्या। हमारे डेटा में क्या है, ऑन साइड अलाउड है। रोल नंबर क्या था हमारा जो हमने कॉल किया था, दोबारा चेक करते हैं 2009। भाई 2009 पे क्या है आके देखते हैं। 2009 पे हमारे पास ये रहा, और वो क्या है, ऑन साइड अलाउड है। ट्रू का मतलब है कि ऑन साइड अलाउड है। अब ये वाली कंडीशन हम फॉर एग्जांपल कहाँ चेक कर सकते हैं, जब आप मार्की में एंटर हो रहे होते हैं, आईटी मार्की में, तो उस वक्त जो हम कार्ड स्कैन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्कैन हो रही होती हैं, उसमें एक ये भी चीज़ वेरीफाई हो रही होती है कि आप ऑन साइड हैं या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये वाला फंक्शन किसके काम आ सकता है, यह फंक्शन जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स का, इज स्टूडेंट ऑन साइड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के काम आ सकता है कि भाई उन्होंने सिर्फ रोल नंबर दिया और फौरन बता दिया उसने भाई कि हाँ ये हमारी डेटाबेस में ये ऑन साइड है या नहीं है, ठीक है। और हम कोई ऐसा रोल नंबर निकाल लेते हैं कि जो ऑन साइड नहीं है। ये रहे 2007, हम दोबारा रोल नंबर देते हैं 2007 और देखते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। TSC करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेस, हमारे पास आया फॉल्स, ये ऑन साइट नहीं है। अगर हम डेटा में भी आके देखें तो 2007 रोल नंबर के जो स्टूडेंट हैं जिनका नाम ईशा दिल है, ये इस वक्त ऑन साइट हमें अलाउड नहीं है। आपने देखा किस तरीके से हमने पूरी एप्लीकेशन को बनाया, मल्टीपल मॉड्यूल्स में तोड़ा, जिसमें हमने फंक्शंस भी इस्तेमाल कर लिए, एरो फंक्शन भी इस्तेमाल कर लिए, रिटर्न भी कर लिया हमने, इंटरफेसेस भी यूज़ कर लिए, एरे भी यूज़ कर लिया, एरो ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर लिया, और हमने मॉड्यूल्स भी पढ़ लिया। आई होप कि आपकी बहुत सारी चीज़ें एक क्लास में कवर हो चुकी होंगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लेना चाहूँगा और यहाँ पे हमारे टॉपिक्स एंड हो चुका है। सकते हैं जैसे आपने ना एक फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल एक्सपोर्ट की, उसी के अंदर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, और यस, इंपोर्ट ऐसा वाली हुआ फाइल है। के अंदर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो। तो ऐसा हुआ है ना, ये थोड़ा देखें। क्लियर कर दो इनको। देखें, मल्टीपल मॉड्यूल्स मल्टीपल काम कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यही हमारे पास मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी होती है जिसकी बेसिस पे हमारा कोड नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब आप अगर आप स्टूडेंट्स डॉट टी एस की एग्जाम्पल लें, ये एक ऐसी फाइल है जो एक, दो, तीन, चार, चार स्टूडेंट का जो फंक्शंस हैं वो एक्सपोर्ट कर रही है, और वो क्या इंपोर्ट कर रही है, स्टूडेंट्स का एक डेटा एरो ऑफ ऑब्जेक्ट इंपोर्ट भी कर रही है। ऐसा ही है, एक फाइल में हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, दैट इज फाइन। इस फाइल को ज़रूरत थी, मुझे डेटा चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स की फाइल ने कहा कि भाई मुझे डेटा की फाइल से डेटा इंपोर्ट करवा दो, डेटा इंपोर्ट कर लिया। और स्टूडेंट्स की फाइल ने कहा कि भाई मेरे पास चार फंक्शन मौजूद हैं, ये बन गए, आपको पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज़ करना है आप मुझसे यूज़ कर लें, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। डज इट मेक सेंस? यस सर। अच्छा सर, एक और सवाल है
कि जो आपने फंक्शन बनाया ना उसको आप वहीं कॉल क्यों नहीं कर रहे? सही सवाल है। जो मैंने फंक्शन बनाया है मैं उसको वहीं कॉल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि जहाँ हम फंक्शन बनाते हैं वहाँ हम उसको कॉल नहीं करते। ये क्या है, जितने भी हमने फंक्शंस बनाए हैं उन सबका कोड यहाँ पे मौजूद है, उन सबकी फंक्शनलिटीज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हमें इसको यहाँ कॉल ना करना पड़े। मुझे कॉल किया इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल में। इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल कौन सी फाइल होती है? मेन फाइल होती है। यूजली हम मेन फाइल में या किसी दूसरी फाइल में कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि स्टूडेंट डॉट टी एस की फाइल का जो कोड है, फॉर एग्जाम्पल गेट ऑन साइड स्टूडेंट्स, मुझे किसी और फाइल में भी चाहिए हो। ठीक है। कोई दूसरी फाइल मेरे पास सॉफ्टवेयर में मौजूद है या एप्लीकेशन में मौजूद है, मुझे उसकी ज़रूरत है, हम वहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। बट हमारे केस में ये है कि हम जो कॉल कर रहे हैं वो इंडेक्स डॉट टीएस की फाइल में कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कि भाई कोड हमारा वहाँ लिखा हुआ है, तो चल यहाँ पे रहा है। इससे एक और फायदा भी होता है आपको, वो फायदा ये होता है कि आप एक जगह पे कोई भी चेंज करेंगे वो थ्रू आउट एप्लीकेशन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, एफ की कंडीशन में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जितनी जगह ये कोड मेरा इम्पोर्ट हुआ होगा, जितनी जगह ये मेरा फंक्शन इंपोर्ट हुआ होगा, उतनी जगह ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक जगह पे चेंज करते हैं और आपकी एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ कोड इस्तेमाल हुआ है वहाँ चेंज हो जाता है। आप ऐसे सोचें कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें आपका इस स्टूडेंट ऑन साइट 10 जगह चेक हो रहा है। आप क्या करेंगे कि 10 जगह अगर आपने अलग अलग फंक्शन बनाए होंगे तो आप 10 जगह अलग अलग जाके सब जगह पे चेंजेस करेंगे। लेकिन आपने एक जगह फंक्शन बनाया होगा और एक्सपोर्ट किया होगा और वो 10 जगह पे यूज़ हो रहा होगा, तो क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे, तो क्योंकि 10 जगह तो इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पे दोबारा बना नहीं है, तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये एक ही जगह पे चेंज करने से आपको 10 दफ़ा चेंजेस नज़र आ जाएंगे 10 जगह पे। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? सर जबरदस्त। साउंड्स गुड। यहाँ पे हमारा सेशन आज का एंड होता है। बेसिकली हमने मॉड्यूल्स देखने थे, मैं एक दफ़ा और समराइज कर देता हूँ उसको कम्प्लीटली। मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा था तो मैं इसको समराइज बिल्कुल कर देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा है कि व्हाट इज मॉड्यूल, हमारे पास मॉड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि भाई मॉड्यूल वो होते हैं जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट हेल्प्स कीप योर कोड ऑर्गेनाइज बाय लेटिंग यू स्प्लिट इट इनटू सेपरेट फाइल्स। यू कैन एक्सपोर्ट थिंग्स फ्रॉम वन मॉड्यूल लाइक फंक्शंस और वेरिएबल्स। आप एक मॉड्यूल से मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गए, या इसके अलावा एनीथिंग यू वांट जो आप एक्सपोर्ट करना चाहें। उसके बाद हमने मॉड्यूल की टाइप्स देखी, हमने देखी इंटरनल एक्सटर्नल। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने एक स्टूडेंट्स का एक डेटा बनाया, उसके साथ हमने उसको मल्टीपल मॉड्यूल्स में स्प्रेड भी किया और हमने उसको चला के देखा। फिर हमने देखे कि नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एज, इंपोर्ट एवरीथिंग एज एलियस, ये तमाम चीज़ें हमने चेक कर ली। फिर उसके बाद हमने देखा व्हेन टू यूज़ नेम एंड डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, कि हम कब कब नेम एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपके पास एक फ़ाइल है और उस फाइल में आपके पास सिर्फ एक सिंगल कोई भी पीस ऑफ कोड है और कोई दूसरी चीज़ उस फाइल से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो आप उसके लिए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर लें, वरना आप नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। एनीथिंग एल्स? मैं यहाँ पे क्लास को रैप अप करना चाहूँगा। हाँ जबरदस्त। सर कुछ क्वेश्चंस और ले लें एंड में, या बिल्कुल ले लें सर, एन कुछ वेलकम। हैंड रेस हैं, मैं देख रहा हूँ काफी देर से हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल ले जैसे लें। कि के हैं एक सर ना, लेकिन मुझे लग नहीं रहा आपका माइक ओपन है। के आपको मैंने अनम्यूट करा है। आई थिंक माइक ओपन नहीं हुआ है। महानूर। जी महानूर। महानूर, नो वॉइस। आमना सर सैफ। सर मिसबा मुगल को कर ले, वो बेचारा कब से यहाँ था। चले मिसबा मुगल। जी मिसबा मुगल। मिसबा हेलो। मुगल का। जी आमना सैफ है, जी आमना सैफ। सर मुझे जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है कॉल बैक फंक्शन में और जो एरो फंक्शन है ना, हमने यहाँ पर सारे एरो फंक्शंस यूज किए हैं ना, जी तो उसको थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें तो इट विल बी बेटर था। देखें, टाइप स्क्रिप्ट में आप दो तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। एक तो आप फंक्शन के कीवर्ड से लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रीट फॉर एग्जांपल, ये एक फंक्शन क्या करेगा
कंसोल लॉग कर देगा ग्रीटिंग, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड करवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इसको हम रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं, फंक्शन के कीवर्ड्स हमने बनाया है। लेकिन जब एडवांस जावास्क्रिप्ट आई तो हम यूजली क्या करते हैं, हम एरो फंक्शन यूज़ करते हैं। एरो फंक्शन का सिंटैक्स बहुत सिंपल सा होता है। वो सिंटैक्स क्या होता है कि यहाँ पे हम एरो फंक्शन में हम पैरेंथेसिस जो है यहाँ पे ओपन और क्लोज करते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, और फिर हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन की बॉडी ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हम करवा देते हैं, और अगर हमें कुछ रिटर्न करवाना है तो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? जबरदस्त। और और जो एरो फंक्शन होता है, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एरो फंक्शन दो तीन तरीके से काम करता है। एरो फंक्शन देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एरो फंक्शन है जिसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, जिसका हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहे हम। ठीक है, अगर एक एरो फंक्शन देखें यहाँ पे, हम इसमें एक पैरामीटर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर दूँ, बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट की वजह से, क्योंकि हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो वो इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है। तो वरना नंबर से आप पहले वो हटाएंगे स्पेस, आई थिंक। ये नहीं नहीं, सही था, वो नंबर से पहले स्पेस हटा दें, कॉलन नंबर। अच्छा अच्छा, रुक गया ये, एक मिनट रुक गया, की बात कर रहे हैं। हाँ, आप एरर हटाए। मेरे ख्याल से अब भी देगा एरर यार, हाँ, वो टाइप स्क्रिप्ट की वजह से शायद। टाइप स्क्रिप्ट की वजह से दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये आपके पास जो ये यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ये इस वक्त इसका है, ये पैरामीटर हो गया। जब जहाँ आप कॉल करते हुए इसको वैल्यू देंगे, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो एरो फंक्शन एक और तरीके से हमने यूज़ किया, ये रहा। एरो फंक्शन हमने किस तरीके से यूज़ किया, उसी तरीके से यूज़ किया, लेकिन हमने एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करवाया। एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है कि हम रिटर्न बता देते हैं कि हमने क्या रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पे देखें कितना शॉर्ट हो गया ये इतना शॉर्ट हो गया कि यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट पास हुआ पैरेंथेसिस के अंदर, फंक्शन का वो सिंटेक्स आया। ठीक है, क्या इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद स्टूडेंट और रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर ये मैच हो जाए यहीं से रिटर्न कर दो वैल्यू। ठीक है, यहीं से वैल्यू रिटर्न कर दो। ये शॉर्टर सिंटेक्स है इसका। अगर आप कहें तो मैं इसको चला के एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। मैं इसको इस तरीके से एक नया फंक्शन बना के दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन के नाम से। एडिशन क्या करेगा, दो नंबर्स लेगा, num1 और num2। num1 बेसिकली ये भी नंबर होगा और num2 भी नंबर होगा। अच्छा, मैं टाइप्स और भी डिफाइन कर सकता था, मैंने सिंपल रखा अभी इसको। और ये रिटर्न क्या करेगा, num1 प्लस num2। ठीक है, इसको हम इंडेक्स डॉट टीएस में ही कॉल कर लेते हैं समझने के लिए खाली। अच्छा, क्या मैंने इसको एक्सपोर्ट किया? नहीं, मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात समझा रहा हूँ। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से मैं आता हूँ और एरो फंक्शन को यहाँ पे, क्या फंक्शन, एडिशन के नाम से था। ठीक है, कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट के नाम से, और यहाँ से हम क्या देंगे, हम एडिशन। देंगे, हाँ एडिशन। एडिशन के अंदर हम देते हैं 2,4। ठीक है, रिजल्ट को चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमारे पास। पीएससी कर देता हूँ मैं इसको। कंपाइल किया मैंने कोड को, कंपाइल करने के बाद नोड इंडेक्स डॉट पी एस, क्या एरर आ नोट गया, इंडेक्स डॉट जेएस। जेएस। सॉरी सर, माजरत सर। इंडेक्स डॉट जेएस, रिजल्ट क्या है मेरे पास, 6। मेक सेंस? हुआ ये कि यहाँ पे वही काम हो रहा है। अब मैं इसको आपको शॉर्टर सिंटेक्स में करके दिखाता हूँ। एरो फंक्शन में बताता हूँ, शॉर्ट सिंटेक्स में रिटर्न कीवर्ड भी हटेगा, यहाँ से सब कुछ हटेगा। यही काम एक लाइन में भी करेगा। मैंने नहीं इसलिए नहीं किया कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे नंबर num2, यहाँ पे मुझे फंक्शन की बॉडी ओपन करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ से एक्सप्लिसिटली रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है। सेम लाइन पे अगर कोई काम हो रहा है तो आप इस तरीके से भी रिटर्न करवा सकते हैं। ये num1 प्लस num2 करेगा और यहीं से ऑटोमेटिकली खुद ही रिटर्न भी कर देगा। मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, इंडेक्स और टीएस की फाइल पे आके आपको दिखा देता हूँ। पीएससी किया मैंने, इसको क्लियर किया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, द रिजल्ट इज सेम।
आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक सवाल मैंने अभी पढ़ा है, एरो फंक्शन और लैम्डा फंक्शन में क्या डिफरेंस है? इसका नाम लैम्डा फंक्शन ही है, एरो फंक्शन भी बोलते हैं इसको, लैम्डा भी बोलते हैं, तो दोनों का नाम आप समझ लें सेम है। एरो फंक्शन उसको एनोनिमस, बोलते हैं ये कि इसकी शक्ल पे एरो लिखा हुआ है ये शक्ल ला ये देखिए। एरो बना हुआ, ये बना हुआ हाँ, एरो। ये बना हुआ। और लैम्डा फंक्शन इसका नाम है। और एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसका कोई फंक्शन का नेम नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम है हमने उसको वैल्यू असाइन करी हुई है। तो आप तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। यस, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? जी जी आपकी सर। बात आ रही है। अच्छा सर, मैंने पढ़ा था कि मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर उसका थोड़ा सा बता सकते हैं। समझ में नहीं आया मुझे आपका सवाल। सर, मॉड्यूल रेजोल्यूशन का टॉपिक था एक, हम्म। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी उसी से रिलेटेड है ना, कि हमने किस तरीके से मॉड्यूल बनाए, उसको रिजॉल्व किस तरीके से किया। दिस इज ऑल अबाउट इट। सर, इसमें दो चीजें थी, एक क्लासिक और एक नोड। तो हम ये इस वक्त वो, नोड पे काम हाँ इस देखें, वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाता है कि मॉड्यूल रेजोल्यूशन में फिर क्लासिकल भी आती है, फिर नोड भी आता है। नोड क्या होता है, फिर नोड के अंदर हम जाएंगे वो चीज़ें क्या होती हैं, और बेसिकली फिर पुराना भी आ जाएगा फंक्शन के, ये 2015 के अंदर किस तरीके से इंपोर्ट करते थे। तो हम उसको फिलहाल यहाँ पे स्किप करेंगे, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम रिएक्ट में वन पेज एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं और उसमें डेटा को रखते हैं और एक मेन फाइल में जो मेन पेज होता है उसमें कोड को रन करते हैं। तो टीएस में भी इसी तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही काम हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर के अंदर स्टूडेंट्स की फाइल रख दें आप। तो ये भी मतलब एक रिएक्ट की तरह से ही चल रही है टीएस। देखें, रिएक्ट की तरह से नहीं चल रही। टाइप स्क्रिप्ट भी, रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट पे ही चलती है। वो भी यही वाली फंक्शनैलिटी अपने पास रखती है उठा के। आपने ये सीख लिया, आप चाहे रिएक्ट पे काम करें, आप एंगुलर पे काम करें, आप व्यूजेस पे काम करें, आप नोडजेस पे काम करें, आप कहीं पे भी काम करें, ये काम इसी तरीके से होगा। मेक सेंस? थैंक यू। जबरदस्त काम हो गया और माशाल्लाह से। अच्छा सर, एक डेटा वाला आप फोल्डर खोलेंगे, डेटा डॉट टीएस, और नीचे वाला ये ये मैं मेन्यू भी ऑफ करें। ये मैं दिखा देता हूँ। तो सर ने अपने पास क्या रखा, शुरू में कुछ डेटा रखा ताकि हम अपना ऑपरेशन अपने काम करवा सकें, और ये डेटा जो है वो टीएस में रखा हुआ है। आप लोगों ने सबने एरे भी पढ़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं कि पहले एक एरे आई, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट में सारा डेटा आ गया। डेटा में आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रूल नंबर, ईमेल, इज ऑन साइट अलाउ, मतलब ये स्टूडेंट ऑन साइट है या नहीं, इंटीजर्स उसका हुआ नहीं हुआ, हुआ तो नंबर्स कितने थे। तो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर। तो आज के सेशन में आपने जो जो चीजें सीखी उनमें से अगर मैं सिर्फ लिस्ट डाउन करूं तो सबसे पहली चीज आपने डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये सीख लिया, बना हुआ मिल गया ना आपके सामने। तो इन फ्यूचर भी आपको बनाना होगा, आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। फिर साथ साथ ये भी सीखा, डेटा स्ट्रक्चर तो बना लेंगे आप, ठीक है, लेकिन उसको टाइप कैसे देते हैं। सर ने टाइप दे के भी दिखा दिया कि डेटा स्ट्रक्चर को उन्होंने एक टाइप दी स्टूडेंट, और उसको बता दिया स्टूडेंट ऑफ एरे। तो इस तरीके से आपके पास डेटा स्ट्रक्चर भी आ गया और डेटा स्ट्रक्चर सेट भी हो गया। अब बात आती है कि हमने तो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन की टाइप पढ़ी है, स्टूडेंट टाइप क्या है। फिर सर ने डेटा स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ एक और चीज बनाई है, वो है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस में क्या करा है सर ने, इंटरफेसेस में सर ने कुछ आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बना दिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ऐसा ही काम करना है, तो सर ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि स्टूडेंट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब जो भी इस स्टूडेंट को यूज करेगा इंटरफेस को, तो उसको वो चीजें रखनी है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपके पास। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने का क्या फायदा हुआ, हमने टाइप को भी यूटिलाइज कर लिया और डेटा स्ट्रक्चर भी बना लिया। तो ये दो चीज हमने सीखनी, एक इंटरफेस बनाना, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करना, और यहाँ वाला काम हो गया। साथ साथ हमने एक बड़ी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस सीखी है, वो है मॉड्यूल्स। क्योंकि हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले हम चलाते थे, पढ़ते थे, काम करते थे, वो स्क्रिप्टिंग होती थी। दो तरीके हमारे पास, या तो स्क्रिप्टिंग या मॉड्यूल। स्क्रिप्टिंग जो हम लिखते आ रहे थे, और आज जो हमने पढ़ा वो मॉड्यूल पढ़ा। मॉड्यूल में और स्क्रिप्टिंग में ये फर्क है, स्क्रिप्टिंग में हम बस कोड करते रहते थे, कुछ हमारा पता नहीं होता था कि कोड जो कर रहे हैं क्या वो कोई और यूज कर सकता है, क्या वो कोई कॉल कर सकता है, या हम किसी और को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट होता है ना कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने कहीं और एक्सपोर्ट कर दिया, इसी तरह किसी और के पास है तो मैं उससे इम्पोर्ट करवा सकता हूँ।
ये चीज़ें हमारे पास स्क्रिप्टिंग में नहीं थी, लेकिन सर ने जब मॉड्यूल्स बनाए तो सर ने ये चीज़ें मेंशन करी। तो हमने क्या-क्या चीज़ें सीख ली? डेटा स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, वो डेटा स्ट्रक्चर को टैग देना सीख ली, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना सीख लिया इंटरफेसेस की सूरत में, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हमने एक्सपोर्ट करना सीख लिया। एक्सपोर्ट में भी 3 टाइप के हमने सीखे कि हमने एक एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और साथ साथ उसको इम्पोर्ट करना, और नेम इम्पोर्ट और डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट, ये दोनों हमने सीख लिया। एक्सपोर्ट में भी नेम एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये काफ़ी चीज़ें ज़बरदस्त हो ही गई। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन साथ-साथ हमने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस कर ली। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कर ली कि अगर हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर हो, एरे ऑब्जेक्ट्स का एक स्ट्रक्चर बना हो, जिसको हम अपना स्कीमा भी बोल सकते हैं या हम इसको अपना कलेक्शन बोल सकते हैं, नाम का हम रख सकते हैं इसका। तो वो कलेक्शन को यूज़ कैसे करें? सर ने आपको फ़िल्टर यूज़ करके दिखाया। फ़िल्टर से ये था कि अगर आपने फ़िल्टर करा तो फ़िल्टर में एक से ज़्यादा डेटा आ सकता है, मतलब एरे को रिटर्न करता है वो। जो भी फ़िल्टर होके आ रहा है। फिर सर ने फाइंड करके दिखाया, फाइंड में हमें ये पता लगा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ताकि हम उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन करवाना है करवा सकें। तो ये फ़िल्टर, फाइंड, साथ-साथ एरो फंक्शन, फंक्शन, एक तरह से हमने 6 से 7 चीज़ें एक साथ सीखी हैं एक ही क्लास में। और इससे भी ज़्यादा अच्छा काम क्या हुआ है कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, जो-जो टर्मिनोलॉजी सर ने यूज़ करी है, ये सारी मार्केट में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ थी। आपका पहला फ़ायदा हो गया, इंटरव्यू में आपको ये बड़े काम आने वाली है ये वीडियो। दूसरा आपको काम फ़ायदा ये हो गया कि आपने सारी चीज़ें एक सिंगल पेज पे सीखनी। अभी तो आप स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, नैरोइंग करके पहले एक चीज़ पढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। यहाँ आपने इस क्लास में सारी चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करना सीखा है, और एक अप्रोच के साथ, और अपनी एग्ज़ाम्पल ली है आपने। आपका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट हाउस में, आप ही की एग्ज़ाम्पल से ये सारी एग्ज़ाम्पल्स बनाई हैं कि अगर आपका डेटा लेना है, अगर ये चेक करना है आप ऑन साइट है या नहीं है, आप ऑनलाइन है, और आपका जो भी यहाँ पर हम था कि आप स्टूडेंट ऑन साइट हैं या नहीं है, इस स्टूडेंट ऑन साइट। फिर एक था गेट स्टूडेंट ऑन साइट। अब देखें गेट स्टूडेंट ऑन साइट में क्या था, हम कोई नाम नहीं बता रहे, हमें नहीं पता कौन, हम कह रहे हैं जितने भी हैं सब ला दो, तो हमने फ़िल्टर लगाया। लेकिन जब हमने पूछा इस स्टूडेंट ऑन साइट, तो हमने बोला स्पेसिफिक रोल नंबर वाला स्टूडेंट हमें चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रैक्टिसेस फ़ॉलो हो रही हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को 3 बार देखें, और इस वीडियो में आपका एक बेनिफिट होने वाला है, आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी। आप अगर ये वीडियो आपने सही से समझ ली, इसकी आप प्रैक्टिस कर ली, तो ये समझ लें एग्ज़ाम में तो आपके मज़ा आ गया। क्योंकि सारे जो टॉपिक कवर हो गए, टाइप के बचा क्या? अगर जो इस्तेमाल होने वाले टॉपिक्स हैं, वो तो सभी कवर हो गए इसमें। फॉल बैक भी यूज़ हो रहा है भाई इसमें तो, और बचा ही नहीं, मतलब कुछ अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट टॉपिक इसमें है। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरह की आइडियल वीडियो है। ये रिकॉर्डेड है, 3 बार लाज़मी देखना है हर कोई, और साथ-साथ कोडिंग करना है। तरीक़ेकार क्या होता है, थोड़ा-सा देखा, कोड करा, थोड़ा-सा देखा, कोड करा। और अगर इस वीडियो का 20% से 30% आपको समझ आ जाता है, तो उसका मतलब आपको पूरी बात समझ आ गई है। क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं वो थोड़े हैंड्स ऑन वाले टॉपिक हैं, तो जितना हैंड्स ऑन उतनी बात समझ में आएगी। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर अमीन, आपने तमाम बातों को समराइज़ कर दिया और बहुत अच्छी आपने समरी दी है। डेफ़िनेटली बिल्कुल इस वीडियो को करने का, इस टॉपिक को करने का यही एक मेन पर्पस था कि अभी तक स्टूडेंट्स क्लास में एक सवाल करते थे कि सर ये हम टॉपिक्स अलग-अलग पढ़ रहे हैं, इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे एक साथ? तो एक अच्छा मौका था कि एक मॉड्यूल भी हम देख लें और मॉड्यूल के साथ-साथ हम मल्टीपल जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो भी साथ में कवर हो जाएँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा फ्लेवर मिला होगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करती है रियल वर्ल्ड के अंदर, और उनको आज थोड़ा-सा ये भी समझ में आया होगा कि भाई डेटाबेस में किस तरीके से डेटा बैकएंड पे आके सेव होता है और किस तरीके से डेटा हमारे पास आ रहा होता है। इसके थैंक यू सो साथ-साथ मच आखिर सर। में एक चीज़ जी मैं सर। और ऐड करना चाहूँगा कि आप जी। चाहें, मैंने ये काम यहाँ पे नहीं किया, अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इंटरफ़ेस इंपोर्ट करके आप ये भी बता सकते हैं कि ये फ़ंक्शन क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे अगर आप इंटरफ़ेस इंपोर्ट करें, तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये फ़ंक्शन क्या रिटर्न करेगा यहाँ से। लेट्स सपोज़ कि जैसे ये फ़ंक्शन है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इंटरफ़ेस क्या रिटर्न करेगा, यहाँ से वॉइड होगा, यहाँ पे या फिर ट्रू बूलियन रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि क्या रिटर्न करेगा। इंटरफ़ेस बने हुए हैं ऑलरेडी। वो इंटरफ़ेसेस बने हुए हैं, देखें उसका फ़ायदा है क्या, एक जगह पे हमने बनाया है, मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं डेटा के अंदर, और हम चाहें तो यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ज़बरदस्त। सर कंक्लूड करें? जी, कंक्लूड कर दें बिल्कुल आप। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर उसामा और सर उसामा की पूरी टीम। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी वीडियो को ऑर्गेनाइज़ करके एक रिकॉर्डेड वीडियो बना दी है। तो और वो भी बनाई भी ऐसे टाइम पर है जब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो सबको तो मज़ा आ गया माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेज़
आई होप आप सब अच्छे नंबर लेकर आएंगे एग्जाम में। चलो।